ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ओवर टुडे हार्ट डिजीज। अच्छा, अभी मैं न्यू स्टूडेंट से ज्वाइन किया है। हम बात यही कर रहे थे कि सिलेबस आप लोगों को मिल चुका है। ठीक है, सिलेबस में आपके पास दो पेपर्स हैं, पेपर 1 है, पेपर 2 है। ये मैंने एक सेशन भी रखना है कल इंशाल्लाह, उसमें आपको सारा गाइड करूंगी कि किस तरीके से आप लोगों ने प्रिपरेशन करनी है, कौन सी बुक्स आप लोगों को फॉलो करनी चाहिए। पेपर 1 में आपका सारा बेसिक्स हैं, एनाटमी, माइक्रोबायोलॉजी, आपकी फार्माकोलॉजी, ये सारी चीजें आप लोगों की, बायोकेमिस्ट्री, ये सारी चीजें आप लोगों ने कवर कर। ठीक है, बुक्स आप लोगों को सारी बता दूंगी। ठीक है, और जो पेपर 2 है उसमें आपने एमडी वालों ने मेडिसिन कवर करनी है। ठीक है, मेडिसिन के डिफरेंट यूनिट्स हैं जो आप लोगों ने कवर करने हैं, पीड्स है उसमें आपने जो कवर करनी है। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने 1 महीने से सेशन स्टार्ट किया हुआ है। उसमें हमें कोई पता नहीं था सिलेबस क्या आना है, हमें कुछ भी आइडिया नहीं था कि सिलेबस क्या आना है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जिन लोगों ने सेशन ज्वाइन किया उन लोगों को काफी फायदा हुआ है। हम लोगों ने वही टॉपिक्स कवर करवा किए हुए हैं, मैक्सिमम वही टॉपिक्स कवर किए हुए हैं 4 यूनिट्स के, जो कि सिलेबस में मेंशन है। हमने 4 यूनिट्स कवर कर लिए हैं। पल्मो हमने कवर किया है, गैस्ट्रो कवर की है हमने, एंडो कवर की है, और हमने नेफ्रो कवर की है। ठीक है, उसकी रिकॉर्डिंग्स हमारे पास अवेलेबल हैं। अच्छा, अब ये है कि अभी सेकंड इनटेक है, सेशन का सेकंड इनटेक हम करने लगे हैं, अगस्त इनटेक। उसके लिए सैंपल लेक्चर ये रखा हुआ है। तो इसमें इंशाल्लाह अभी इस्केमिक हार्ट डिजीज हम पढ़ेंगे। अब एमडी भी प्लीज गाइड करने, साइकेट्री, साइकेट्री एमडी। ठीक है, उसका भी सारा एक जो है ना, मेडिसिन एंड एलाइड का कल एक पूरा सेशन रखते हैं, उसको गाइड कर देती हूँ। ठीक है, तो अभी तक जो है हम लोगों ने सही जा रहे हैं। हम कुछ डेफिशिएंसीज हैं थोड़ी बहुत माइनर, वो भी हम जो है उसको कल देख लेंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, अभी हम देखते हैं जी अपना आज का लेक्चर जो हमने इस्केमिक हार्ट डिजीज कवर करना। अच्छा, बुक्स में आप लोगों को बताऊं, अगर बुक्स आप लोगों को बताऊं तो बुक्स पार्ट पेपर 2 के लिए बुक्स आप लोगों ने कौन सी कवर करनी है। बुक्स पेपर 2 के लिए बेसिक्स के लिए तो आप फर्स्ट ईयर स्टेप 1 करोगे ही करोगे। अब सबको ये रोना पड़ा हुआ है कि यार इतनी बुक्स कैसे कवर करें, पहले तो पढ़ के चले जाते थे, थोड़ी बहुत पास पेपर्स कर लिए, फर्स्ट ईयर स्टेप 1 थोड़ी बहुत देख लियो चले गए बस। अब आप लोगों ने पेपर 2 के लिए मेडिसिन पढ़नी है, और मेडिसिन आप डेविडसन पढ़ के नहीं जा सकते। मेडिसिन आपने मास्टर द बोर्ड से पढ़नी है, मेडिसिन आपने फर्स्ट स्टेप 2 से पढ़नी है, फिर आपका कुछ ना कुछ सीन बनेगा। और यही दो बुक्स हम अपने सेशन में फॉलो करवा रहे हैं 1 महीने से। ठीक है, और यही दो बुक्स आप पढ़ के जाएंगे तो आप लोगों को फायदा होगा। ठीक हो गया। अभी जो है अभी से ही अब आप थोड़े से होश के नाखून लें जिन्होंने दे रहा है प्रॉपर जे कैट, और थोड़ा सा आप पढ़ना शुरू करें। ठीक है, इन दो बुक्स को पढ़ना शुरू करें, पेपर 2 के लिए, पेपर 1 के लिए। फर्स्ट है स्टेप 1, कुछ चीजें हैं जो फर्स्ट है स्टेप 1 से कवर नहीं होंगी, वो मैं आप लोगों को कल गाइड करूंगी। और ये दो बुक्स पेपर 2 के लिए पढ़ना शुरू कर दें। अच्छा, अब जो है ये दोनों बुक्स भी मैंने ऐड की हैं आज के लेक्चर में, और कुछ चीजें जो है कैलगरी से ऐड की हैं आप लोगों को समझाने के लिए। कैलगरी जब एक दफा आप लोगों को समझ आ गई तो बुक से आप लोगों को पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा। पहले भी जो यूनिट्स हम लोगों ने पढ़े हैं वो पहले कैलगरी से पढ़े हैं। एंडो की कैलगरी इतनी अच्छी मौजूद नहीं थी, एंडो थोड़ा सा रट्टा बेस्ड है, तो वो सिर्फ हमने बुक से उसकी रीडिंग करके वो मैंने वहां से समझाया है। बाकी नेफ्रो और बाकी चीजों की हमने कैलगरी की है साथ साथ। कैलगरी से जब आपको एक दफा कॉन्सेप्ट बन जाता है, पढ़ाने का मेथड यही है मेरा कि एक दफा कॉन्सेप्ट बना बन गया। ठीक है, जब एक दफा कॉन्सेप्ट बन गया कि ये चीज है, इसकी पैथोजेनेसिस क्या है, ये सिम्टम है तो ये क्यों हो रहा है, जब ये समझ में आ गई तो उसको आपका डायग्नोसिस समझ में आ जाता है कि यार इसका इसका हम डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या करेंगे, उसका क्या रिजल्ट आएगा, और फिर उसका हम ट्रीटमेंट क्या करेंगे। ठीक है, अब एक दफा यहाँ पे सारा हम कैलकुलेट पढ़ेंगे, फिर अब हम बुक्स की तरफ जाएंगे, फिर वो आपको ज्यादा जरा इजी हो जाता है समझना। ठीक हो गया, समझ में आ गई ये सारी बातें। अब हम शुरू करते हैं अपना लेक्चर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब तक कोई सवाल है किसी का तो पूछ लें, फिर हम लेक्चर शुरू करते हैं, या क्वेश्चन हम एंड पे कर लेते हैं, पहले हम लेक्चर ही शुरू करते हैं। ठीक, चलें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, अब इस्केमिक हार्ट डिजीज, इस्केमिक हार्ट डिजीज को आप लोग फाइनल ईयर में बहुत पढ़ चुके हैं। अभी जो हमने पढ़ना है ना, वो हमने पढ़ना है कि एक चीज है कि इसमें रीजंस क्या बनती हैं, रीजंस क्या बनती हैं इस्केमिक हार्ट डिजीज की। बेटा क्वेश्चन हम एंड पे करते हैं बिलाल। ठीक है, ये सेशन मैंने कल रखना है पूरा इसका। ठीक है, अभी हम अपना लेक्चर की तरफ आते हैं। अच्छा, अब इस्केमिक हार्ट डिजीज में रीजंस क्या क्या बनती है, कॉजेज इसकी हमने देखनी है सारी। ये पैथोलॉजी की रीजंस हम पढ़ेंगे अभी। ठीक है, उसकी कॉजेज क्या क्या होती है, एटियोलॉजी क्या होती है, वो हम बुक से पढ़ेंगे, वो कैलगरी में ऐड नहीं है। अच्छा,
अब रीजंस पैथोलॉजी की क्या बनती है? हाई सीरम एलडीएल। एलडीएल इज अ बैड कोलेस्ट्रॉल। एलडीएल का स्ट्रक्चर मैंने नीचे पिक्चर्स में ऐड किया हुआ है, उसमें फोस्फोलिपिड्स होंगे, एपोलिपोप्रोटीन्स होंगे, ठीक है, वो सारा हम स्ट्रक्चर देखेंगे इसका एंड पे। या फिर लो सीरम एचडीएल। एचडीएल जो है, एचडीएल इज अ गुड प्रोटीन, ठीक है। एचडीएल जो है वो कम हो गया है, गुड प्रोटीन कम हो गई है, या एलडीएल जो है वो ज्यादा हो गया है, बैड प्रोटीन ज्यादा हो गया, या फिर एंडोथेलियल डिसफंक्शन हो गया। एंडोथेलियल डिसफंक्शन हो गया, इसमें आपकी पैथोलॉजी भी साथ साथ कवर हो जाएगी, ठीक है। अब इन तीनों की वजह से क्या क्या चीजें आएंगी? सबसे पहले क्या होगा कि एलडीएल कम होने की वजह से अवेलेबिलिटी ऑफ लिपिड्स दैट डिपोजिट इन आर्टेरियल वॉल। आर्टेरियल वॉल में डिपोजिशन शुरू हो जाएगी, ठीक है, आर्टेरियल वॉल में डिपोजिशन शुरू हो जाएगी। आर्टेरियल वॉल में डिपोजिशन शुरू हो जाएगी, ठीक है, लिपिड्स की आर्टेरियल वॉल में डिपोजिशन शुरू हो जाएगी, ठीक हो गया। लो सीरम एचडीएल। एचडीएल जो है वो कम हो गया, एचडीएल जो है कम हो गया, गुड प्रोटीन कम हो गया। डिक्रीज द रिमूवल ऑफ एलडीएल फ्रॉम कोरोनरी आर्टरी वॉल्स, यानी कि जो ट्रांसपोर्ट है एलडीएल का उसको खत्म कर दिया है। अब एलडीएल जो है वो ज्यादा डिपोजिट होना शुरू हो गया आर्टीरियल वॉल्स में, क्योंकि वो ज्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस हो रहा है, वो ज्यादा है, तो वो ज्यादा डिपोजिट होना शुरू हो गया है आर्टीरियल वॉल्स में। और जो एचडीएल है वो कम हो गया है, उसके कम होने की वजह से क्या हुआ, जो एलडीएल ने ट्रांसपोर्ट होना था लीवर की तरफ, डैमेज होने के लिए, खत्म होने के लिए, जो लीवर की तरफ ट्रांसपोर्ट होना था लीवर एलडीएल ने, वो इम्पेयर्ड हो गया एचडीएल कम होने की वजह से। एचडीएल का काम क्या था, उसने एलडीएल को लीवर की तरफ ट्रांसपोर्ट करना था, अब वो एलडीएल को लीवर की तरफ ट्रांसपोर्ट नहीं कर पा रहा। ये दो बातें हो गई, ठीक है। तीसरी बात, एंडोथीलियल डिसफंक्शन हो गई है, एंडोथीलियल डैमेज होना शुरू हो गई है। अब एंडोथीलियल डैमेज होने से क्या होगा, कॉम्प्राइज ऑफ एंडोथीलियल बैरियर। अब एंडोथीलियल बैरियर एक बना हुआ होता है, एंडोथीलियम की एक प्रॉपर एक लेयर होती है, ये सारी बातें आप लोगों ने पढ़ी हुई है अपनी पैथोलॉजी में। एंडोथीलियम की एक लेयर होती है, एक बैरियर होता है। अब वो वेसल वॉल रप्चर होना शुरू हो गया, एक बैरियर होता है, एक वेसल वॉल वल्नरेबल टू इनफिल्ट्रेशन बाय एलडीएल। अब वो वेसल वॉल डैमेज होना शुरू हो गई है, जब वेसल वॉल डैमेज होना शुरू हो जाएगी तो वहां से एलडीएल बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। इनफिल्ट्रेशन बाय एलडीएल एंड सेल्स ऑफ द इम्यून सिस्टम। एलडीएल भी वहां से बैरियर डैमेज होने से बाहर निकलना शुरू हो जाएगा, एलडीएल बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। एक एलडीएल बाहर निकलना शुरू हो गया, दूसरा वहां से क्या बाहर निकलना शुरू हो गया, दूसरा वहां से आपके जो है इम्यून सेल्स जो है आपके वहां से वो बाहर निकलना शुरू हो गए, इम्यून सेल्स वहां से आपके बाहर निकलना शुरू हो गए, ठीक है। ये तीन चीजें हुई, एलडीएल ज्यादा हुआ, एचडीएल कम हुआ, एंडोथेलियल डिसफंक्शनिंग हुई। ये तीन चीजों की वजह से एथीरोस्क्लेरोसिस हो गई। एथीरोस्क्लेरोसिस होगी। एथीरोस्क्लेरोसिस है क्या? एथीरोस्क्लेरोसिस एक्यूमुलेशन ऑफ लिपिड्स है, एक्यूमुलेशन ऑफ लिपिड्स है। एक तो एलडीएल ज्यादा हो रहा है, दूसरा एलडीएल ट्रांसफर ही नहीं हो रहा लिपिड्स की लीवर की तरफ, वहीं पे एक्यूमुलेट हो रहा है। तीसरा, एलडीएल वेसल से भी बाहर निकलना शुरू हो गया, ठीक है, यानी एलडीएल एक जगह पे एक्यूमुलेट होना शुरू हो गया। वहां पे जहां पे एलडीएल एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा उस जगह पे एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाएगी, आर्टीरियल वॉल डिजेनरेशन हो जाएगी, characterized by fat deposition, arterial wall degeneration, characterized by fat deposition and fibrosis of the inner layer of the arteries। ठीक है, इनर लेयर ऑफ द आर्टरीज की फाइब्रोसिस, साथ में फैट डिपोजिशन, साथ में आर्टीरियल वॉल डिजेनरेशन, इसको हम एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं, ठीक है। एक आर्टीरियल वॉल है, आर्टीरियल वॉल है, आर्टीरियल वॉल, आर्टीरियल वॉल है, उसके ऊपर एक एथेरोस्क्लेरोटिक एक प्लाक बन जाता है, येलोइश प्लाक बन जाता है। म्यूट कर लें बेटा जी, येलो कलर का प्लाक बन जाता है, येलोइश प्लाक। म्यूट कर लें जिसका भी वो हो गया, इसको हम येलो बनाते हैं, ये येलोइश प्लाक, येलोइश प्लाक बन जाता है, ठीक है, येलोइश प्लाक बन गया। फिर अकरिंग इन द कोरोनरी आर्टरीज, ये जो कोरोनरी आर्टरीज है दिल की सारी आर्टरीज होंगी उसमें येलोइश प्लाक बन जाएगा। जिसका भी माइक ऑन है म्यूट कर ले, ठीक हो गया। अच्छा, अब ये जो प्लाक बना है ये प्लाक दो तरह का होगा, एथीरोमेटस प्लाक, स्टेबल भी हो सकता है और अनस्टेबल भी हो सकता है, ठीक है। अब स्टेबल और अनस्टेबल प्लाक का डिफरेंस हमने देखना है, ये बहुत जगहों पे पूछा जाता है।
ठीक है, एमसीक्यूज में भी ये आपके पैथोलॉजी के एमसीक्यूज में आ सकता है, और इससे रिलेटेड स्टेबल और अनस्टेबल एंजाइना को हमने डिफरेंशिएट करना होता है। अच्छा, अब अगर स्टेबल है, ठीक है, इसकी पिक्चर भी मैंने ऐड की हुई है। अब अगर स्टेबल है, इसकी हम यहाँ पे पिक्चर बनाते हैं। स्टेबल प्लाक का मतलब क्या है, ये हम आर्टरी रेड से बनाएंगे और प्लाक येलो से बनाएंगे, ताकि आप लोगों को याद रहे। ये आर्टरी हमने बनाई रेड से, ये देखें जी, ये आर्टरी बनी है रेड से। एक सेकंड बेटा, मुझे एक सेकंड दें बस, माउस जरा अटैच कर लूं। चलिए जी, अच्छा जी, ये आर्टरी बन गई आपकी रेड से। माउ ये बन गई आर्टरी रेड से, उसके अंदर प्लाक बनाएंगे हम येलो से। अगर तो ये स्टेबल, ये जो प्लाक है ये स्टेबल है, ठीक है, अपनी जगह पर है, और इसके ऊपर फाइब्रोमस्कुलर लेयर जो है वो थिन सी बनी हुई है। येलो कलर लेते हैं अब हम, ये लिया येलो कलर, ये आया ये। अब हमने प्लाक बना लिया, ठीक है, इसके ऊपर हमने बनाया प्लाक। अच्छा, फाइबर मस्कुलर कैप ओवरलाइंग द फैटी प्लाक कंटेंट्स रिमेन्स इंटैक्ट, अपनी जगह पर इंटैक्ट रहेगा। प्लाक कंटेंट्स आर नॉट रिलीज इनटू द वेसल ल्यूमन, प्लाक का जो कॉन्टेक्ट है वो वेसल ल्यूमन के अंदर नहीं निकलेगा। इसके अंदर वेसल ल्यूमन के अंदर प्लाक का कॉन्टेक्ट निकलना शुरू हो जाता है, ये इसी के अंदर रहेगा। प्लाक सर्व्स एज फिक्स्ड ल्यूमिनल ऑब्स्ट्रक्शन। फिक्स्ड, अब ये यहाँ से ल्यूमन देखो ये ऑब्स्ट्रक्ट होना शुरू हो गया ना, यहाँ से वेसल की जो लेयर है, वेसल का जो एरिया है वो कम रह गया। ये देखो, ये इतना एरिया रह गया, यहाँ से एरिया कम हो गया, ये सारा यहाँ पे प्लाक बन गया, ठीक है, इसने ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया वेसल को, एरिया कम रह गया, ठीक है, ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है। ऑब्स्ट्रक्शन टू द ब्लड फ्लो, ब्लड फ्लो की ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है। इफ वेसल स्टेनोसिस इज सिग्निफिकेंट, मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड स्टार्ट्स टू एक्सीड। ठीक है, अब यहाँ पे वेसल की स्टेनोसिस हुई है और ऑक्सीजन डिमांड बढ़ गई है, ठीक है, ऑक्सीजन डिमांड बढ़ गई है, यहाँ से ब्लड फ्लो कम कर रहा है। ब्लड फ्लो कम करने की वजह से क्या हो रहा है, ऑक्सीजन कम ट्रांसफर हो रही है। ऑक्सीजन कम ट्रांसफर होने की वजह से ऑक्सीजन ज्यादा अगर रिक्वायर्ड है उस जगह पे, तो ऑक्सीजन कम ट्रांसफर हो रही है, ब्लड कम ट्रांसफर हो रहा है, और ऑक्सीजन भी, ब्लड के अंदर जो ऑक्सीजन है वो भी कम ट्रांसफर हो रही है, ठीक है। स्पेशली विद एक्सर्शन, जब वो पेशेंट एक्सर्ट करेगा, जब वो पेशेंट एक्सरसाइज करेगा, तो उसकी जो ऑक्सीजन डिमांड है वो पूरी नहीं हो सकेगी, क्योंकि उस जगह पे ब्लड कम पास कर रहा है। स्टीनोसिस की वजह से उस जगह पे ब्लड कम पास कर रहा है, ब्लड कम पास करने की वजह से ऑक्सीजन भी कम पास हो रही है। इसको हम कहते हैं प्रेडिक्टेबल ट्रांजिएंट मायोकार्डियल इस्कीमिया। ट्रांजिएंट यानी कि कुछ टाइम के लिए, ट्रांजिएंट यानी कुछ टाइम के लिए मायोकार्डियल इस्कीमिया, इसको कहते हैं स्टेबल एंजाइना। स्टेबल क्यों है, क्योंकि इसका प्लाक जो है वो स्टेबल है, उसके अंदर से जो आपका प्लाक है उसके अंदर से जो कंटेंट है वो निकल के वेसल के अंदर नहीं आया, उसका प्लाक स्टेबल है, इसलिए उसको स्टेबल एंजाइना कह रहे हैं, ठीक है। और पेशेंट एग्जर्शन पे, और दूसरी बात उसको स्टेबल एंजाइना क्यों कह रहे हैं, पेशेंट को एग्जर्शन पे, एग्जर्शन पे जो है पेशेंट को डिज्निया फील होगा। पेशेंट को डिज्निया, एग्जर्शन पे पेन, एग्जर्शन पे फील होगी, जब वो चलेगा तब उसको चलने से ब्लड सप्लाई कम पास हो, ब्लड वहां से स्टीनोस एरिया से ब्लड कम पास होगा, स्टीनोस एरिया से ब्लड कम पास होने की वजह से ऑक्सीजन कम पास होगी, ऑक्सीजन कम पास होने की वजह से एक्सर्शन पे उसको डिज्निया फील होगी, इसलिए इसको स्टेबल एंजाइना कहते हैं। क्लियर। नेक्स्ट, नेक्स्ट है इफ द थ्योमेटिस प्लाक इज अनस्टेबल। अब अनस्टेबल थ्योमेटिस प्लाक हम क्यों कह रहे होते हैं इसको, इसको हम इसलिए कह रहे होते हैं कि जो, क्योंकि इसमें फाइब्रोमस्कुलर कैप जो है ओवरलाइन प्लाक टिश्यू रप्चर हो जाती है, उसके अंदर फाइब्रोमस्कुलर कैप जो है वो थिन सी होती है, और वो रप्चर, मतलब उसके अंदर फाइब्रोमस्कुलर कैप जो है रप्चर नहीं होती है, इसके अंदर फाइब्रोमस्कुलर कैप जो है वो रप्चर हो जाती है। थ्रोम्बोजेनिक प्लाक कंटेंस स्पेसिफिक टिश्यू फैक्टर आर एक्सपोज टू द, अब जो सारे सब्सटेंसेस उसके अंदर से निकले हैं थ्रोम्बोजेनिक प्लाक कंटेंट्स, वो एक्सपोज हो जाते हैं कोagulation फैक्टर्स के साथ, बाहर निकल के कोagulation फैक्टर्स के साथ एक्सपोज होते हैं इन द वेसल ल्यूमन, वेसल के ल्यूमन में, ठीक हो गया, वेसल के ल्यूमन में निकल के उसके साथ कोagulation फैक्टर्स के साथ जो है वो कंबाइन हो जाते हैं, ठीक है, और एक्टिवेशन हो जाती है प्लेटलेट्स की,
प्लेटलेट्स की एक्टिवेशन हो जाती है और क्लोटिंग कैस्केड की एक्टिवेशन रहती है। ये हम पूरी पिक्चर्स देखते हैं अभी। प्लेटलेट्स की एक्टिवेशन होगी, क्लोटिंग कैस्केड की एक्टिवेशन हो जाएगी, और प्लाक के ऊपर एक थ्रोम्बस बन जाएगा। प्लाक के ऊपर एक थ्रोम्बस बन जाएगा। थ्रोम्बस बनने की वजह से उसकी जो है ना, ओवर ऑलरेडी ऑक्लूडिक प्लाक ऑक्लूड्स द ल्यूमन, ल्यूमन पूरा ऑक्लूड हो जाएगा, पूरा का पूरा ऑक्लूड हो जाएगा, और परफ्यूजन मायोकार्डियम की कम हो जाएगी। ठीक है। क्यों कम हो जाएगी? पहले प्लाक बना हुआ था, ऊपर थ्रोम्बस बन गया। ये देखो, अब मैं यहाँ पे पिक्चर बनाऊं अगर, ये देखो, ये आर्टरी है, ये आर्टरी है, इसके ऊपर ये प्लाक था, ये प्लाक था। अब इस प्लाक के ऊपर मजीद थ्रोम्बस बन गया, मजीद थ्रोम्बस बन गया। इस मजीद थ्रोम्बस की वजह से पूरी की पूरी यहाँ ये मजीद थ्रोम्बस बन गया। इस मजीद थ्रोम्बस बनने की वजह से, प्लाक के ऊपर मजीद थ्रोम्बस बनने की वजह से पूरी की पूरी आर्टरी ऑक्लूड हो गई है, और मायोकार्डियम की परफ्यूजन कम हो गई है। ट्रांजिट इस्कीमिया ऑफ द कार्डियोमायोसाइट, अगर उसका सिर्फ ट्रांजिट इस्कीमिया हुआ है कार्डियोमायोसाइट्स का, तो ट्रांजिट इस्कीमिया के कुछ देर के लिए अगर इस्कीमिया हुआ है, तो उसको हम कहेंगे अनस्टेबल एंजाइना, यानी कि कुछ देर के लिए उसको मसला हुआ है। कलर चेंज कर लेते हैं हम। उसको अगर कुछ देर के लिए मसला हुआ है, तो उसको हम कहेंगे अनस्टेबल एंजाइना, यानी कि अगर कुछ देर के लिए मसला हुआ है। लेकिन अगर कुछ देर के लिए मसला नहीं हुआ, डेथ ही हो गई है कार्डियोमायोसाइट्स की, इतनी कम परफ्यूजन थी कि कार्डियोमायोसाइट्स डेड ही हो गए हैं, तो वो हम कहेंगे मायोकार्डियल इंफार्क्शन। ठीक है, एमआई उसको हम कहते हैं। ठीक हो गया, वो नॉन सेगमेंट एलिवेशन एमआई होता है, ये हम आगे बुक्स में सारा पढ़ेंगे। एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम इसको हम कह देते हैं। इन दोनों चीजों को मिला के हम कहते हैं एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम। स्टेबल एंजाइना इज अलग थिंग, एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम इज अलग थिंग। स्टेबल एंजाइना एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम में नहीं आता, ये बात अलग नहीं है। एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम में अनस्टेबल एंजाइना आ रहा होता है। ठीक हो गया, ये बात क्लियर है। अब यहाँ इसको हम पिक्चर से देख लेते हैं। नीचे पिक्चर्स में ऐड किया हुआ है, ये देखिए। ये देखिए, लिपिड्स की शक्ल है। ये एलडीएल की पिक्चर है। ठीक है, एलडीएल में आपके पास ट्राइग्लिसराइड्स हैं, एस्टर्स हैं, फोस्फोलिपिड्स हैं। ठीक है, ये आपके ट्राइग्लिसराइड्स पड़े हुए हैं अंदर, बाहर आपके फोस्फोलिपिड्स हैं, ये आपके कोलेस्ट्रॉल ईस्टर्स हैं। ठीक हो गया। उसके बाद आपके पास ये आपके एलडीएल है और एचडीएल है। हाँ, व्हाई दिस इज हैपनिंग। सॉरी गाइस। ओके जी। अच्छा, अब ये जो है इसमें एलडीएल दिखाया हुआ है, ये येलो में, और ब्लू में एचडीएल दिखाया हुआ है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं, उसके बाद हमारे पास आ जाता है, ये देखो, ये हार्ट की वेसल में प्लाक दिखाया हुआ है। ये प्लाक दिखाया हुआ है, ये प्लाक दिखाने की वजह से ये डिक्रीज ब्लड फ्लो हो रहा है। ठीक है, छोटी छोटी सी बातें हैं समझने वाली बस। ये लेयर्स हैं आर्टरी वॉल की, एक्सटर्ना, मीडिया, इंटीमा। आगे चलते हैं, हमारा बहुत ज्यादा है आज का टॉपिक, मगरिब की अजान शुरू होने से पहले हमने कवर कर। ठीक है, ये स्टेबल प्लाक है। इसके ऊपर, स्टेबल प्लाक के ऊपर थिक फाइब्रस कैप होती है। ठीक है, थिक होती है, इसलिए यहाँ से रप्चर नहीं होता। मैं थिन बोल रही थी, थिक होती है। यहाँ से रप्चर इसलिए यहाँ से नहीं हो पाता स्टेबल प्लाक के ऊपर से। इसके ऊपर थिन फाइब्रस कैप होती है, और यहाँ से रप्चर हो जाता है सारा, एक्यूमुलेशन ऑफ मैक्रोफेजेस वगैरह निकलना शुरू हो जाता है यहाँ से। फिर अब ये देखो, यहाँ पे आपको मैं दिखाती हूँ, ये किस तरह से इसके ऊपर थॉम्बस बनता है। यहाँ से देखो, यहाँ से ये निकलना शुरू हो गया। ठीक है, यहाँ से फिर ब्लड फ्लो करना शुरू हो जाएगा उसके ऊपर। ये देखिए, अब यहाँ पे जो है ना, प्लेटलेट्स आना शुरू हो गए हैं, प्लेटलेट्स एडहेरे होना शुरू हो गई है। जब यहाँ से सब्सटेंसेस बाहर निकलेंगे ना, तो एक्टिवेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट सिस्टम शुरू हो जाएगी, प्लेटलेट एग्रीगेशन शुरू हो जाएगी, प्लेटलेट न्यूट्रोफिल एग्रीगेशन, और ये सारा कुछ शुरू हो जाएगा। ठीक है, और फिर थ्रोम्बस बन जाएगा, थ्रोम्बोसिस शुरू हो जाएगी, थ्रोम्बस फॉर्मेशन शुरू हो जाएगी। एक पिक्चर आपको थ्रोम्बस बना हुआ भी दिखाती हूँ, एक पिक्चर में। ये देखें जी, ये प्लाक है पूरा, ये पूरा प्लाक बना हुआ है। ये देखें, ये पूरा ये प्लाक का सब्सटेंसेस है नीचे सारे, ये नीचे सारे प्लाक के सब्सटेंसेस हैं। ये ऊपर जो है थ्रोम्बस आ गया, ये रेड रेड सारा थ्रोम्बस आ गया। ठीक है,
प्लेटलेट्स एक्टिवेट हो गए हैं, ठीक है, और ये मोनोसाइट्स वगैरह एक्टिवेट, क्लियर हो गया। और ये देखो आर्टरी आपकी पूरी ओक्लूड हुई पड़ी है, यहाँ से कुछ भी नहीं निकल रहा। डेथ भी हो सकती है कार्डियोमायोसाइट्स की, या फिर आपका अनस्टेबल एंजाइना भी हो सकता है ट्रांजिट स्कीम में भी, लेकिन ये पूरी आर्टरी ओक्लूड है तो कार्डियोमायोसाइट्स यहाँ पे डेड ही होंगे और एमआई हो जाएगा। ये देखो ये भी यहाँ पे थ्रोम्बस बना पड़ा है, देखो थ्रोम्बस बना पड़ा है, ठीक है। ये कार्डियक प्लेक्सर है, ये आगे एक बात आएगी, ये कार्डियक प्लेक्सस देख लो बस यहाँ पे। स्ट्रोक वॉल्यूम और ये है। हम वापस चलते हैं नेक्स्ट कैलगरी पे। चलिए, क्लियर है यहाँ तक? मुझे जरा एक दफा जल्दी से मैसेज पे बता दें बच्चों कि आप लोगों को क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है, आप लोगों को समझ आ रही है? प्यारे प्यारे बच्चों, जल्दी से मैसेज पे बताओ। बाय नेम आ जाओ, ये जिन लोगों ने ओप्पो A7 और ये लिखा हुआ है ना, लोग बाय नेम आ जाए। अच्छा जी। अच्छा, अब यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे पास मायोकार्डियल इंफाक्शन, मायोकार्डियल इंफाक्शन यानी कि टिश्यू नेक्रोसिस मैंने आपको बता दिया शुरू हो गई है। अब टिश्यू नेक्रोसिस जब शुरू है, अब हमने देखना है कि सिम्टम्स कैसे आ रहे हैं, ठीक है, फाइंडिंग्स देखनी है हमने हिस्ट्री पे, क्या क्या अब हमें मिलेंगी और वो कैसे प्रोड्यूस होंगी। अच्छा, अब क्या क्या सिम्टम्स पे हमें फाइंडिंग मिलेंगी? लोकल मायोकार्डियल इन्फ्लेमेशन शुरू हो गई है, ठीक है, मायोकार्डियल इन्फ्लेमेशन शुरू हुई है तो वहां पे साइटोकाइंस आना शुरू हो गए हैं, ठीक है। जब साइटोकाइंस आना शुरू हुए हैं ना, तो साइटोकाइंस एक्ट ऑन द हाइपोथैलेमस, ये हाइपोथैलेमस पे जाके एक्ट करेंगे। हाइपोथैलेमिक टेम्परेचर रेगुलेटर होगा, रेगुलेट करेगा और माइल्ड फीवर शुरू हो जाएगा, ठीक है, माइल्ड फीवर होता है, ये नॉन स्पेसिफिक से सिम्टम्स हैं, लेकिन इनको भी आप लोगों ने देख लेना है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद आप कह लो कि माइल्ड फीवर के बाद भी इंफ्लेमेटरी मेडिएटर्स क्या करते हैं, आपके इरिटेट करते हैं नर्व इनर्वेटिंग द हार्ट। कार्डियक प्लेक्सस मैंने आपको दिखाया, कार्डियक प्लेक्सस के जो नर्व्स हैं उनको जाके इंफ्लेमेटरी मेडिएटर्स इनरवेट जो कर रहा होता है उनको जाके इरिटेट करते हैं। अब वो जो कार्डियक प्लेक्सस इरिटेट हुआ, वहां से इरिटेशन आपकी क्या हो, इंफ्लेमेटरी मेडिएटर्स सिग्नल्स गए T1 से T4 तक, इरिटेशन ऑफ सिंपैथेटिक एफरेंट्स, ठीक है, सिंपैथेटिक एफरेंट्स तक गए सिग्नल्स, फिर वहां से सिंपैथेटिक एफरेंट्स T1 to T4 तक सिग्नल्स गए। सिग्नल्स एंटर द स्पाइनल कोड, वहां से स्पाइनल कोड मिक्सेस विद T1 to T4 डर्माटोम्स, ब्रेन परसीव्स द नर्व इरिटेशन एज पेन, वहां से फिर स्पाइनल कोड से T1 T4 तक स्पाइनल कोड तक गए, फिर वहां से सिग्नल्स गए ब्रेन तक। अब ब्रेन ने उसको कैसे परसीव किया? एज अ पेन, ठीक है, एज अ पेन उसको परसीव किया, और पेन कैसी? क्रशिंग, डिफ्यूज और टाइटनेस, ठीक है। पेन की टाइप भी आपका एमसीक्यूज में आती है, किस तरह की पेन होती है। अब कोई आपने किसी और नाइफ लाइक पेन पे नहीं करना, ये बात आपके मास्टर ऑफ बोर्ड में लिखी हुई है कि नाइफ लाइक पेन पे आपने टिक नहीं करना। क्रशिंग, डिफ्यूज पेन और टाइटनेस, ठीक है, ऑफन रिट्रोस्टर्नल विद रेडिएशन टू द शोल्डर नेक एंड इनर एस्पेक्ट ऑफ द बोथ द आर्म्स, ठीक है, बोथ द आर्म्स पे आपको हो सकती है, राइट इज मोर देन द लेफ्ट, ठीक है। अच्छा, ऑनसेट ओफन एट रेस्ट क्रिसेंडो, ठीक है, लेफ्ट पे आपकी ज्यादा होती है, यहाँ पे इन्होंने राइट लिखा हुआ है, लेकिन पेन आपको जो है लेफ्ट पे ज्यादा फील होगी, ओके। इरिटेशन ऑफ द कार्डियक ब्रांचेस ऑफ द वेगस नर्व, अब अगर वेगस नर्व की इरिटेशन शुरू होगी है तो उससे क्या होगा? एक्टिवेशन ऑफ द रिफ्लेक्सिव वेगल रिस्पॉन्सिव। अब वेगल रिस्पॉन्सिव शुरू हो जाएंगे वेगस नर्व के एक्टिवेशन से, वो क्या क्या हो सकते हैं? वीकनेस, डिजीनेस, नोजिया, वॉमिटिंग, किसी को साथ ही चेस्ट पेन के साथ वॉमिटिंग शुरू हो जाएगी, ठीक है, वीकनेस शुरू हो जाएगी। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया? कैंडी है। चेस्ट पेन की टाइप कैंडी पढ़ है। ली, माइल्ड फीवर पढ़ लिया, नोजिया, वॉमिटिंग और वीकनेस पढ़ ली, ठीक है। म्यूट कर ले बेटा जी, है ना, म्यूट कर ले, ठीक हो गया। उसके बाद हम देख लेते हैं अब बाकी क्या सिम्टम्स आ रहे हैं हमारे पास। कूल्ड क्लैमी स्किन कैसे प्रोड्यूस हो रही है?
अच्छा, अब कूल्ड क्लाइमेट स्किन कैसे हो रही है? एक तो हमने इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर्स से देख लिया कि क्या क्या हो रहा है। दूसरा हम कह रहे हैं कि सिस्टोलिक फंक्शन कम हो रहा है। सिस्टोलिक फंक्शन क्यों कम हो रहा है? क्योंकि कार्डियोमायोसाइट्स जो हैं उनका डैमेज हो रहा है, उनका नेक्रोसिस हो रहा है। अब ये देखो कि स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है, कार्डियक आउटपुट क्या होता है। स्ट्रोक वॉल्यूम होता है कि जो एक कार्डियक साइकिल पे जो कॉन्ट्रैक्टिलिटी के बाद, जो एक कॉन्ट्रैक्टिलिटी से जो ब्लड वॉल्यूम पंप होना होता है हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल से हमारे एओर्टा में। ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा में जो ब्लड पंप होना होता है एक कार्डियक साइकिल पे। ठीक है, यानी कि जो एक कॉन्ट्रैक्टिलिटी पे, ठीक है, उसको हम स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं। और कार्डियक आउटपुट कहते हैं हम जो एक मिनट में, एक मिनट के अंदर, एक टाइम फ्रेम कह लें या एक मिनट में हमारा जो ब्लड पंप होना होता है लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा में, उसको हम कार्डियक आउटपुट कहते हैं। अब ये दोनों डिक्रीज हो जाएंगे। क्यों डिक्रीज हो जाएंगे? क्योंकि कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी कम हुई है, कार्डियोमायोसाइट्स जो है वो डैमेज हो रहे हैं, उनकी नेक्रोसिस हो रही है, उनमें इतनी पावर ही नहीं है, इतनी कॉन्ट्रैक्टिलिटी पावर ही नहीं है कि वो सही से प्रॉपर आगे कॉन्ट्रैक्टिलिटी कर सकें। तो जब वो डैमेज हो रहे हैं तो उनके डैमेज की वजह से ब्लड आगे कम पंप होगा तो स्ट्रोक वॉल्यूम कम हो जाएगा और कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगा। ठीक है, रिफ्लेक्सिव इंक्रीज इन सिंपैथेटिक एक्टिविटी टू ट्राई टू मेंटेन कार्डियक आउटपुट। ठीक है, कार्डियक आउटपुट मेंटेन रखने के लिए रिफ्लेक्सिव इंक्रीज शुरू हो जाएगा सिंपैथेटिक एक्टिविटी को कंट्रोल रखने के लिए। ठीक है, अब यानी कि सिंपैथेटिक रिफ्लेक्स आना शुरू हो जाएगा। इसके इसको कंट्रोल रखने के लिए सिंपैथेटिक एक्टिविटी इंक्रीज शुरू हो जाएगी। सिंपैथेटिक एक्टिविटी क्या होती है? स्वेटिंग शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह से जिसको हम डायफ्रेसिस कहते हैं, इसकी वजह से कोल्ड क्लैमी स्किन होगी। ठीक है, कोल्ड क्लैमी स्किन होगी। ठीक है, अच्छा, अब सिंपैथेटिक एक्टिविटी और क्या होती है कि वेजो कंस्ट्रिक्शन, वेसल्स का कंस्ट्रिक्शन शुरू हो जाएगा। वेसल्स का कंस्ट्रिक्शन होने से कूल स्किन होगी। ठीक है, ठंडी स्किन होगी, कूल स्किन होगी। ठीक हो गया। अच्छा जी, अगली बात हमारे पास क्या है? कूल स्किन हो गई, कूल क्लैमी स्किन होगी, स्वेटिंग की वजह से क्लैमी स्किन हो गई और वेजो कंस्ट्रिक्शन की वजह से कूल स्किन हो गई। क्योंकि सिंपैथेटिक रिफ्लेक्स शुरू हो गया, सिंपैथेटिक एक्टिविटी शुरू हो गई, कार्डिक आउटपुट और स्ट्रोक वॉल्यूम कम होने की वजह से। अब ये कम हो रहे हैं, सिंपैथेटिक एक्टिविटी क्यों ज्यादा हो रही है? वो इस वजह से ज्यादा हो रही है क्योंकि ब्लड हमारी बॉडी में कम हो गया है। ब्लड सारी, पूरे जिस्म में ब्लड कम पंप हो रहा है। पूरे जिस्म में ब्लड कम कम जब पंप हो रहा है तो फाइट एंड फ्लाइट वाला सीन शुरू हो गया और सिंपैथेटिक एक्टिविटी ज्यादा हो गई है। ठीक है, ब्लड बैग्स फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल इनटू द लेफ्ट एट्रियम। ठीक है, अब लेफ्ट वेंट्रिकल से लेफ्ट एट्रियम में ब्लड जाना शुरू हो गया क्योंकि कॉन्ट्रैक्टिलिटी तो कम है, तो ब्लड की बैक पुलिंग शुरू हो गई है। कॉन्ट्रैक्टिलिटी कम है, अब ब्लड की बैक पुलिंग शुरू हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल से लेफ्ट एट्रियम में। इवेंचुअली एक्यूमुलेट्स इन द पल्मोनरी वेस्कुलेचर। पल्मोनरी वेस्कुलेचर में फिर वहां से पल्मोनरी वेसल में जाना शुरू हो जाएगा। हाई पल्मोनरी वीनस ब्लड प्रेशर फोर्सेस फ्लूइड आउट द कैपिलरीज। ठीक है, अब वहां से फिर पल्मोनरी वेसल से आपके लंग्स में जाना शुरू हो जाएगा। लंग्स में आपकी जो अल्व्यूलाई है, आपके ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स में जाना शुरू हो जाएगा और आपके अल्व्यूलाई में जाना शुरू हो जाएगा। अल्व्यूलाई में जब आपके वहां पे प्लाज्मा, जब आपके एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा वहां पे प्लाज्मा, तो वहां पे एक्यूमुलेशन शुरू हो जाएगी आपके प्लाज्मा की, आपके अल्व्यूलाई में। और जब आप सांस लेंगे तो आपको डिज्निया फील होगा। ठीक है, जब अक्यूमुलेशन हो जाएगी, जब आप सांस लेंगे अल्वुलाई में, जाहिर बात है जब फ्लूइड अक्यूमुलेट हो जाएगा जब आप सांस लेंगे तो आपको डिस्निया फील होगा। ठीक है, और लंग्स की कैपेबिलिटी टू पंप द, कैपेबिलिटी जो है कंप्लाइंस उसकी कम हो जाएगी। लंग्स की इलास्टिक रिकॉइल कम हो जाएगी। लंग्स की जो है, जो कैपेबिलिटी है, रिकॉइलिंग कैपेबिलिटी, वो कम हो जाएगी, जिसको हम लंग्स कंप्लाइंस कह रहे होते हैं। ठीक है, वो कम हो जाएगी। रेस्पिरेटरी मसल्स को ज्यादा काम करना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए हम कहेंगे कि डिज्निया हो गया। ठीक है, फ्लूइड कंप्रेसिस एयरवेज, फ्लूइड एयरवेज को कंप्रेस करेगा, रेजिस्टेंस हो जाएगी। ठीक है, इसलिए हम कहते हैं कि डिज्निया हो गया। अब डिज्निया की रीजन क्या पता लग गई आपको? कि बैक पुलिंग शुरू हो गई है लेफ्ट वेंट्रिकल से लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रिया से पल्मोनरी वेसल्स में, फिर वहां से अब ये सिम्टम्स कैसे प्रोड्यूस हुए, ये समझ में आ गई? क्लियर है बच्चों? अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास है कि अगर टिश्यू नेक्रोसिस हो रही है, अच्छा अभी कुछ और भी सिम्टम्स हैं, ये भी वही है। ठीक है, ये भी अच्छा, सिस्टोलिक फंक्शन कम होने से ये एक नया पॉइंट है कि डिक्रीज हो रही है, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शंस कम हो रही है, उसकी वजह से डिफ्यूज डिस्काइनेटिक अनकोऑर्डिनेटेड एपेक्स बीट। ठीक है, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शंस कम होने की वजह से एपेक्स बीट
बीट जो है वो आपको अनकोऑर्डिनेटेड सी डिफ्यूज सी फील होगी। ठीक है, बाकी ये वाली बात मैं आपको बता चुकी कि स्किन वाली हार्ट रेट बढ़ा हुआ होगा क्योंकि सिंपैथेटिक एक्टिविटी बढ़ी हुई है। ठीक है। अच्छा, आप थर्ड हार्ट साउंड और फोर्थ हार्ट साउंड वाली बात कर लेते हैं। थर्ड हार्ट साउंड में क्या होता है कि लेफ्ट वेंट्रिकल बिकम्स ओवरफिल्ड विद रेजिडुअल ब्लड। इसमें भी वही बात है कि लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जो है वो लेफ्ट एट्रियम में जाना शुरू हो गया। लेफ्ट वेंट्रिकल बिकम्स ओवरफिल्ड विद रेजिडुअल ब्लड, टर्बुलेंट अर्ली डायस्टोलिक फ्लो फ्रॉम लेफ्ट एट्रियम इनटू फुल लेफ्ट वेंट्रिकल। अब जब लेफ्ट वेंट्रिकल है वो फुल होना शुरू, ओवरफिल्ड हो गया है, तो जब लेफ्ट एट्रियम से ब्लड जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा तो वो फुल होगा लेफ्ट वेंट्रिकल। तो उस टाइम पे उस ब्लड को थोड़ी सी टर्बुलेंस फील होगी, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आने में थोड़ी सी टर्बुलेंस फील होगी। तो उस टर्बुलेंस की वजह से थर्ड हार्ट साउंड प्रोड्यूस होगी। S1 S2 तो प्रोड्यूस हो रही है नॉर्मली, लेकिन इस टर्बुलेंस की वजह से थर्ड हार्ट साउंड प्रोड्यूस होगी। ये MCQs आ सकते हैं बेटा, S3 S4 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये MCQs आ सकते हैं, ये आपकी बुक्स में भी लिखे हैं मैंने। ठीक हो गया। S4 क्या है? एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन फोर्सेस ब्लड इनटू द नॉन कंप्लाइंट लेफ्ट वेंट्रिकल एट एंड डायस्टली। ठीक है, ये तो उसने नॉर्मली लिखा ना कि नॉर्मली S3 का बोल रही है कि टर्बुलेंट अर्ली डायस्टलिक फ्लो में, अर्ली डायस्टलिक फ्लो में S3 हो सकता है टर्बुलेंस की वजह से। एंड डायस्टलिक फ्लो में वो कहता है एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन फोर्स लगा रहा है, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन को फोर्स लगाने की वजह से एंड डायस्टली में S4 प्रोड्यूस हो सकते हैं। एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन को फोर्स लगाने की वजह से हो रहा है। ठीक है, क्लियर हो गया S3 S4। फिर इंस्पायरेटरी क्रैकर्स क्यों आ रहे हैं? ये भी यही है कि पल्मोनरी, वही जो मैंने आप लोगों को समझाया कि बैक पुलिंग हो रही है, पल्मोनरी वेसल्स में जा रहा है लेफ्ट वेंट्रिकल से लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से पल्मोनरी वेसल्स में, फिर वहां से लंग्स में, और वहां से अल्वुलाई में एक्यूमुलेट हो रहा है। अल्वुलाई कोलैप्स होना शुरू हो जाएंगे और वहां से क्रैकलिंग साउंड आएंगी। जब हम ऑस्कल्टेट करेंगे उसमें फ्लूइड एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा। ठीक हो गया। फिर उसके बाद हम देख लेते हैं नेक्रोसिस ऑफ द पेपिलरी मसल्स। अब पेपिलरी मसल्स का आप लोगों को पता है कि हमारे जो होते हैं ना लीफलेट्स होते हैं। ठीक है, माइट्रल वैल्व के साथ, मतलब यानी कि उस जगह पे लीफलेट्स लगे हुए होते हैं, लीफलेट्स के साथ ही आपके पेपिलरी मसल्स लगे हुए होते हैं। उसकी मैंने पिक्चर्स तो ऐड की थी, आई गेस होंगी, मैं आपको नीचे से दिखाती हूँ। लीफलेट्स होते हैं, लीफलेट्स के साथ ही माइट्रल वैल्व के साथ लीफलेट्स होते हैं, लीफलेट्स के साथ ही पेपिलरी मसल्स लगे हुए होते हैं आपके। ठीक है, अब जो पेपिलरी मसल्स है ना वो डिसफंक्शन हो जाते हैं, रप्चर हो जाते हैं। ठीक है, उनकी भी रप्चरिंग शुरू हो जाती है नेक्रोसिस की वजह से। वेल लीफलेट्स नॉट प्रॉपर्ली सपोर्टेड। ठीक है, अब इन मसल्स के रप्चर नेक्रोसिस की वजह से अब सारे मायोकार्डियम, सारा दिल के नेक्रोसिस हो रही है। ठीक है, तो पेपिलरी मसल्स की भी नेक्रोसिस होना शुरू हो जाएगी, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, जब पेपिलरी मसल्स की नेक्रोसिस होना शुरू हुई तो इसके ऊपर जो ये जो लीफलेट्स लगे हुए थे, छोटे छोटे से लीफलेट्स लगे हुए थे माइट्रल वैल्व के, इन ये अनसपोर्टेड हो गए, ये इतने सपोर्टेड नहीं रहेंगे। तो जब ये सपोर्टेड नहीं रहेंगे तो ये माइट्रल वैल्व जो है पूरा, ये पूरा माइट्रल वैल्व मैंने बनाया है, ये माइट्रल वैल्व जो है इतना सपोर्टेड नहीं रहेगा और इसकी रिगर्जिटेशन शुरू हो जाएगी। यानी कि राइट वेंट्रिकल से ब्लड जो है वो राइट एट्रियम में जाना शुरू हो जाएगा, उसकी रिगर्जिटेशन शुरू हो जाएगी वहां पे। उस रिगर्जिटेशन की वजह से जो मरमर आएगा उसको हम पैन सिस्टोलिक मरमर कहते हैं, बेस्ट हर्ड एट द एपेक्स। एपेक्स के ऊपर हमें पैन सिस्टोलिक मरमर मिलेगा। अब S3 S4 और पैन सिस्टोलिक मरमर को आपने याद रखना। ठीक है बेटा, ये सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। और इंस्पायरेटरी क्रैकर्स भी आ रहे हैं। कॉम्प्लिकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से बहुत MCQs आते हैं, ये सारी समझ लें। कुछ यहाँ पे कवर हुई हैं, कुछ नहीं कवर हुई, वो हम बुक से करेंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर है? जल्दी जल्दी बता दो, जल्दी जल्दी बताओ बेटा बेटा जी। नाम से आए मैं बता रही हूँ, ये ALCY 7797, कम विद द नेम प्लीज। मैंने बीच बीच में क्वेश्चंस करने होते हैं। अभी तक क्लियर है? डॉक्टर राना, डॉक्टर सुहेल, सुहेल बेटा क्लियर है आपको? डॉक्टर फयाज क्लियर है? जल्दी जल्दी सब बता देना प्लीज। कंदील आपको क्लियर है? जनीता, चलें गुड, ओके जी। उसके बाद यस हमारे मैम। पास आता है मायोकार्डियल इंफार्क्शन की कॉम्प्लिकेशंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से बहुत MCQs आने हैं, और जो MCQs पॉइंट्स हैं वो मैं आप लोगों को भी क्लियर कर दूंगी।
ठीक है। अच्छा, अब मायोकार्डियल इंफाक्शन, मायोकार्डियल इंफाक्शन में क्या होगा कि डिक्रीज कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी ड्यू टू द डेथ ऑफ द कार्डियोसाइट्स। अब वही बात आ गई यहाँ पे, कार्डियोमायोसाइट्स जो है वो उनकी डेथ हो रही है। अब उनकी डेथ की वजह से क्या होगा कि ब्लड स्टेसिस शुरू हो जाएगी वेंट्रिकल्स में, वही बात आ गई। जब वेंट्रिकल्स में ब्लड की स्टेसिस शुरू हुई है तो फॉर्मेशन ऑफ द म्यूरल थ्रोम्बस। अब जो इन्फ्लेम्ड वॉल्स है ना, वहां पे वॉल्स की इन्फ्लेमेशन शुरू हो गई है, ये भी बात मैंने आप लोगों को बताई है कि डेथ हो रही है, कॉन्ट्रैक्टिलिटी डिक्रीज होने की वजह से कार्डियोमायोसाइट्स की डेथ शुरू हो गई है। ठीक है, वहां पे क्या हो रहा है कि जो वेंट्रिकल्स है उनकी स्टेसिस शुरू हो गई है। ठीक है, उनकी स्टेसिस, ब्लड की वहां पे सॉरी स्टेसिस शुरू हो गई है। अब वहां पे जब ब्लड स्टेसिस है, मतलब वहां पे ब्लड एक जगह पे रुका हुआ है, जब ब्लड एक जगह पे रुका हुआ और जब गंदा पानी कहीं एक जगह पे रुका होता है, वहां पे गदला गदला होना शुरू हो जाता है, वहां पे पानी फंगस जमा होना शुरू हो जाती है। इसी तरह से जब ब्लड एक जगह पे वेंट्रिकल्स वहां पे रुके हुए हैं तो वहां पे म्यूरल थ्रोम्बस बनना शुरू हो जाते हैं ऑन ए काइनेटिक इन्फ्लेम्ड वॉल सेगमेंट्स। ठीक है, वॉल की सेगमेंट्स में आप कह लो कि गंदा गदला खून होने की वजह से म्यूरल थ्रोम्बस होना बनना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, म्यूरल थ्रोम्बस बनना शुरू हो जाते हैं। क्लियर हो गया, म्यूरल थ्रोम्बस बनना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, अब वहां से म्यूरल थ्रोम्बस जो बनता है, म्यूरल क्यों कहते हैं उसको, म्यूरल थ्रोम्बस हम कहते हैं इस चीज को कि थ्रोम्बस वहां से अगर वहां से निकल जाए, अवारा थ्रोम्बस को म्यूरल थ्रोम्बस कहते हैं, अगर वहां से वो निकल जाए, वहां से थ्रोम्बस वो निकल जाएगा और एम्बुलस बन जाएगा। अब वो एम्बुलस कहीं भी जा सकता है, अगर वो एम्बुलस आपका चला गया है, एम्बुलाइसिस फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल, अगर वो आपका एम्बुलस चला गया है दिमाग में तो वो स्ट्रोक करा देगा, अगर वो चला गया फिर किडनीज में तो वो आपका रीनल इन्फेक्शन करा देगा, अगर वो आपका चला गया है लिम में तो वो आपकी लिम इन्फेक्शन करा देगा। ये बात सारी आपको समझ में आ गई कि पहली कॉम्प्लिकेशन आपकी क्या हो गई कि उसने स्ट्रोक कराया, या आप लोग पढ़ते हैं कि एमआई के साथ स्ट्रोक हो जाता है, रीनल इन्फेक्शन हो जाती है, लिम इन्फेक्शन भी हो सकते हैं। ठीक है, ये आप लोगों को अब क्लियर होगी। ये आपकी पहली कॉम्प्लिकेशन आ गई। पहली इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन कुछ और भी है, वो आपकी बुक से कवर कराऊंगी, लेकिन ये भी होती है कॉम्प्लिकेशन। ठीक है, कर लेंगे आप। फिर इनएडिक्वेट कार्डियक आउटपुट, इनएडिक्वेट कार्डियक आउटपुट की वजह से सिस्टेमिक परफ्यूजन कम होगी, सिस्टेमिक परफ्यूजन कम होगी, वही यही बात आ गई कि ब्लड सप्लाई कम जा रही है। अब नेक्रोसिस ऑफ द, अच्छा, अब नेक्रोसिस ऑफ द वेंट्रिकुलर वाल सेकेंडरी टू इन्फेक्शन। अब वेंट्रिकुलर वाल की नेक्रोसिस होना शुरू हो गई है। अब जब नेक्रोसिस होना शुरू हुई है तो उसकी वजह से ये सारी चीजें होना शुरू हो जाएंगी, या नेक्रोसिस हो गई है, या इरिटेबिलिटी ऑफ द वायबल टिश्यू एडजेसेंट टू द एरिया ऑफ द इन्फार्क्ट। ठीक है, अब इस अगर पहले ये देख लेते हैं इरिथमियास को। अगर एरिया ऑफ द इंफार्क्ट, इरिटेबिलिटी ऑफ द वायबल टिश्यू एडजेसेंट टू द एरिया ऑफ द इंफार्क्ट, जो एरिया ऑफ द इंफार्क्ट के इर्द गिर्द वाला एरिया जगह है ना, उसकी इरिटेबिलिटी शुरू हो गई है। ठीक है, अगर उस वो इरिटेबल होना शुरू हो गया ना एरिया ऑफ द इंफार्क्ट के इर्द गिर्द वाला एरिया, तो मायोकार्डियल इलेक्ट्रिकल इंस्टेबिलिटी शुरू हो जाएगी, इलेक्ट्रिकल इंस्टेबिलिटी शुरू होगी और एक्टोपिक बीट्स बनेंगी। ठीक है, एक्टोपिक बीट्स यानी कि एक तो नॉर्मल इलेक्ट्रिकल रिदम हमारा नॉर्मल चल रहा था, नॉर्मल इलेक्ट्रिकल रिदम फिर नहीं चलेगा, एक्टोपिक बीट्स आना शुरू हो जाएंगी, री एंट्री सर्किट्स बनना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, ये फिजियोलॉजिकल पार्ट है, ये फिजियोलॉजी आपने फर्स्ट स्टेप 1 से इसको लाजमी देखना है, पिक्स बनी हुई है, ये आज ही आप लोग खोल के देख लेंगे वहां पे। ठीक है, एक्टोपिक बीट्स बनेगी और री एंट्री सर्किट्स बनना शुरू हो जाएंगे, इंस्टेबिलिटी ऑफ द मायोकार्डियल इलेक्ट्रिकल इंस्टेबिलिटी शुरू हो जाएगी और एरिदमियाज बनना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, एरिदमियाज आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, एडजेसेंट टू द एरिया ऑफ द इंफार्क्ट में ऐसा होगा। अच्छा, अब अगर नेक्रोसिस ऑफ द वेंट्रिकुलर वॉल होगी है तो ये बहुत सारी चीजें इससे होंगी, नेक्रोसिस ऑफ द वेंट्रिकुलर वॉल अगर होगी है। अच्छा, अब पहली चीज क्या होगी, डेड टिश्यू डिसरप्ट्स द कार्डियक कंडक्शन सिस्टम। अब वेंट्रिकुलर वॉल में क्या क्या चीजें आ रही हैं, अब अगर बंडल ऑफ हिस की भी मैंने पिक्चर बनाई हुई है, एवी एवी नोड के बाद आप पहले कहते हो कि बंडल ऑफ हिस आता है, फिर आप कहते हो कि लेफ्ट बंडल ब्रांच आती है और राइट बंडल ब्रांच आती है। ठीक है, अब इस बंडल ऑफ हिस को अगर आप कह दो, अगर इसकी डिसरप्शन हुई है ना, तो आप क्या कहते हो, क्या होता है, कंडक्शन डिफेक्ट्स आते हैं, कंडक्शन डिफेक्ट्स आते हैं और ब्रेडी एरिदमियाज होते हैं। ठीक है, एरिदमियाज टैकी एरिदमियाज भी हो सकते हैं और एरिदमियाज ब्रेडी एरिदमियाज भी होते हैं, ये हम एरिदमियाज में पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपके बंडल ऑफ हिस डैमेज होने की वजह से ब्रेडी एरिदमियाज होते हैं। ठीक है, कंडक्शन डिफेक्ट्स आते हैं।
क्लियर। उसके बाद अगर उसके बाद बंड ऑफ हिस के बाद जो आपका इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम है, राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान में एक सेप्टम होता है, अगर उसकी ट्रांसम्यूरल नेक्रोसिस हो गई, यानी कि उसकी दोनों तीनों लेयर्स अगर डैमेज हो गई हैं, उसकी भी लेयर्स होती हैं, अगर वो भी लेयर्स सारी डैमेज हो गई हैं, तो वीएसटी हो जाएगा, वीएसटी का मर बनाना शुरू हो जाएगा। ये भी हम अलग से पढ़ेंगे टॉपिक, ठीक है। फिर अगर पेपिलरी मसल नेक्रोसिस, वो पेपिलरी मसल्स मैंने अभी आपको बना के दिखा है, वो डैमेज हो गए हैं, तो आपके वेल्व जो हैं वो भी डैमेज होना शुरू हो जाएंगे, वो अनसपोज्ड हो जाएंगे, वो मैंने आपको सारा बताया। तो उसकी वजह से मैटर रिगर्जिटेशन हो जाएगी, ये मैंने अभी आपको ऊपर बता दिया। ये तीनों चीजें हो गई, ठीक हो गया। अगली बात वो कह रहा है कि नेक्रोसिस ऑफ द वेंट्रिकुलर फ्री वॉल, वेंट्रिकुलर फ्री वॉल भी रप्चर हो सकती है, उसकी वजह से वेंट्रिकुलर स्ट्रेंथ, टिश्यू स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, ठीक है। ये भी हम फिर आगे देखते हैं सारा। अभी इन तीन चीजों का वो कह रहा है कि अगर तो सिस्टेमिक परफ्यूजन कम हो गई है, या मतलब हिस का इफेक्ट हुआ है, या इंटरवेंट्रिकुलर का सेप्टम का इफेक्ट हुआ है, या आप कह लो कि पेपिलरी मसल्स का इफेक्ट हुआ है, तो इन सब की वजह से पंप डिसफंक्शन होगा। पंप डिसफंक्शन क्या है? पंप डिसफंक्शन ये है कि डिसफंक्शन इज प्रोफाउंड, यानी कि बहुत ज्यादा डिसफंक्शन है, एंड एक्यूट मतलब कि फौरन फौरन अफेक्ट आएगा। यानी कि अगर बंडल ऑफ हिस अफेक्ट हुआ है, अगर सेप्टम अफेक्ट हुआ है, अगर आप कह लो कि पेपिलरी मसल्स अफेक्ट हुए हैं, या वेल्व लीफलेट्स अफेक्ट हुए हैं, तो फौरन फौरन अफेक्ट आना शुरू हो जाएगा। क्या क्या अफेक्ट आएगा? कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगा, कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगा। जो आपने कहा कि जो ब्लड पंप होना था लेफ्ट वेंट्रिकल से लेफ्ट एट्रियम में जाना था, वो एओर्टा में जाना था, अब जब वो नहीं हो रहा, जो 1 मिनट में जो जाना था, जब वो ब्लड पंप नहीं हो रहा, तो कार्डियोजेनिक शोक के सिम्टम्स आएंगे, ठीक है, और ऑर्गन फेलियर शुरू हो जाएगा, ठीक है, ऑर्गन फेलियर शुरू हो जाएगा। या डिसफंक्शन अगर लेस है, तो फिर हार्ट फेलियर के सिम्टम्स आएंगे, हार्ट फेलियर के सिम्टम्स आएंगे एट्रिया डिस्टेंड ड्यू टू द कंजेशन, और फिर एट्रियल फिब्रिलेशन होना शुरू हो जाएंगे। हार्ट फेलियर के सिम्टम आएंगे और एट्रियल फिब्रिलेशन शुरू हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब ये देखें कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वैस फ्री रप्चर वॉल हुई है, अगर वेंट्रिकुलर रप्चर वॉल हुई है, अगर वॉल आर्किटेक्चर इज डिस्टर्ब एंड वॉल थिन्स एंड अगर रप्चर वॉल रप्चर हुई है, तो वेंट्रिकुलर एनोरिज्म भी हो सकता है, ठीक है। अगर वॉल आर्किटेक्चर इज डिस्टर्ब, अगर वॉल का आर्किटेक्चर डिस्टर्ब हुआ है और थिन हो गया है, तो वहां पे वॉल की बल्जिंग होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। यही मैंने पिक्चर ऐड की हुई है नीचे, वॉल की बल्जिंग होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। डिस्टर्ब एंड वॉल थिन्स एंड एक्सपेंड्स विदाउट रप्चर, वॉल रप्चर नहीं हो रही, वॉल की बाहर बल्जिंग होना शुरू हो गया, ठीक है। ये वेंट्रिकल है, ये देखो, मैं अगर आपको यहाँ पे दिल बनाऊं, ये हम यहाँ पे दिल बनाए, ये बनाया हमने दिल, ये दिल, ये लेफ्ट वेंट्रिकल था, यहाँ पे इसकी वॉल की रप्चर नहीं हुआ, यहाँ पे वॉल की बस से बल्जिंग होना शुरू हो गई, ये बल्ज बना, ठीक है, ये बल्ज बना, ये हो गया एनुरिज्म, ठीक है। इससे क्या होगा? स्टेसिस ऑफ द ब्लड, ये हमने ये छोड़ दें, इसे तो उसने कहा टॉपिक देखने। इफ एनिक्वेट, अच्छा, अब वो कहता है कि रप्चर कैसे होगा? रप्चर तब होता है अगर एडिक्वेट स्कारिंग नहीं हुई अराउंड द इंफार्क्ट साइट। इंफार्क्ट तो हो गया, लेकिन इंफाक्शन के बाद वो इन्फ्लेमेशन वाला पूरा प्रोसेस होता है ना बेटा जी, उसमें स्कारिंग होनी होती है। अगर इनएडिक्वेट स्कारिंग थी, स्कारिंग प्रॉपर नहीं थी, तो वेंट्रिकुलर रप्चर की कॉम्प्लिकेशन आएगी। जब रप्चर हो गया, तो उससे क्या होगा? ब्लड हेमरेजेस हो जाएंगे आउट ऑफ द वेंट्रिकल्स, वेंट्रिकल्स में से ब्लड निकलना शुरू हो जाएगा, और हार्ट के इर्द गिर्द जो स्पेस है, हार्ट के इर्द गिर्द जो स्पेस है, हार्ट के इर्द गिर्द जो स्पेस है, उसके अंदर ब्लड एकुमुलेट होना शुरू हो जाएगा, यहाँ पे सारा जो है आपका ब्लड आ जाएगा, और क्या हो जाएगा? कार्डियक टेम्पोनेट के सिम्टम्स आएंगे, कार्डियक टेम्पोनेट के सिम्टम्स आएंगे, हार्ट के ऊपर कंप्रेशन आएगा, हार्ट के ऊपर कंप्रेशन शुरू हो जाएगा, या कार्डियक टेम्पोनेट हो जाएगा, या फिर फॉल्स एनोरिज्म बन जाएगा। पेरिकार्डियल एडहेजन इज कवरिंग द रप्चर, ठीक है। ब्लड फ्रॉम द रप्चर इज कंटेन्ड विद इन द एडहेजन, एडहेजन के अंदर ही ब्लड रप्चर का अकुमुलेट होना शुरू हो जाएगा, और फॉल्स एनोरिज्म के सिम्टम आएंगे। इसको छोड़ने बस कार्डियक टेम्पोनेट याद। अच्छा, अगर वो कहता है नेक्रोटिक टिश्यू इरिटेट, अच्छा, अगर नेक्रोटिक टिश्यू इन्फ्लेमेशन शुरू कर दे पेरिकार्डियम की, तो पेरिकार्डाइटिस के सिम्टम आते हैं, पेरिकार्डाइटिस की कॉम्प्लिकेशन बनती है। ये वाली कॉम्प्लिकेशन समझ में आ गई अब आपको, कि एम्बुलाइजेशन किस तरह से हो रही है, यानी कि सिस्टेमिक एम्बुलाई की वजह से क्या क्या हो रहा है, कि मतलब सिस्टेमिक परफ्यूजन कम होने की वजह से सिस्टेमिक ऑर्गन डैमेज हो रहा है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो रहा है, वेंट्रिकुलर एनोरिज्म हो रहा है, वेंट्रिकुलर वॉल रप्चर की वजह से कार्डियक टेम्पोनाइड हो रहा है, पेरिकार्डाइटिस। ये कॉम्प्लिकेशन समझ आ गई, बाकी बुक से समझाऊंगी, ठीक हो गया।
क्लियर हो गया ये। इन्वेस्टिगेशंस, इन्वेस्टिगेशंस में आप लोगों ने देख लेना है, इन्वेस्टिगेशंस में हमने देख लेना टिश्यू नेक्रोसिस की वजह से सीआरपी, इंफ्लेमेटरी पड़ोस की वजह से सीआरपी रेज हो सकता है, डब्ल्यूबीसी काउंट रेज हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने एंजाइम्स देखने हैं। एंजाइम्स में हमने देखना है, ये सारा बुक से हमने पढ़ना है, कार्डियक ट्रोपोनिन्स में, इसमें सीरम कार्डियक ट्रोपोनिन्स जो है वो रेज होते हैं। ट्रोपोनिन टी रेज हो सकता है, ट्रोपोनिन आई रेज हो सकता है। ठीक है, और सी के एम भी जो है वो भी रेज हो सकता है। अब 2 to 4 आवर्स के अंदर जो है वो आपका कार्डियक ट्रोपोनिन्स जो है वो रेज्ड होते हैं, और 3 to 8 आवर्स के अंदर आपके सी के एम भी जो है वो रेज्ड होता है। ठीक है। अच्छा जी, इसको हम पूरा ग्राफ देखेंगे, और ये देर से जाता है, मतलब ये काफी टाइम तक रहते हैं, ट्रोपोनिन्स आपके काफी टाइम तक रहते हैं, लेट तक रहते हैं। सीकेएमडी जो है वो आपका जल्दी नॉर्मलाइज हो जाता है, जल्दी चला जाता है आपके ब्लड में से, विदिन 3 डेज तक चला जाता है। ठीक है। फिर हम ईसीजी की बात कर लेते हैं। ईसीजी के ऊपर आपकी एसटी सेगमेंट डिप्रेशन होता है अगर इस्कीमिया जो है वो एंडोकार्ड सब एंडोकार्डियल इस्कीमिया है, लेकिन अगर ट्रांसम्यूरल मायोकार्डियल डैमेज है तो एसटी सेगमेंट एलिवेशन होता है। ठीक है। अच्छा, अब ये ब्लड सप्लाई वाली बात समझ लें कि ब्लड सप्लाई में आपकी कोरोनरी आर्टरीज, 2 कोरोनरी आर्टरीज आपकी आ रही होती है फ्रॉम द रूट ऑफ एओर्टा। ठीक है। अब एओर्टा जहां से आपका ओरिजिनेट हो रहा है वहां से 2 आर्टरीज आती हैं, राइट कोरोनरी आर्टरी, ठीक है, और लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। ठीक हो गया। अब राइट कोरोनरी आर्टरी आपकी फर्दर आपको सप्लाई करती है, आपकी डायरेक्टली भी ब्लड सप्लाई कर रही होती है, और आपकी जो है ये मैंने आपको पिक्चर से भी दिखाना नीचे, एक बार यहाँ से समझ लें कैलरी से, फिर हम पिक्चर से समझ। अब जो राइट कोरोनरी आर्टरी है ना, आपकी राइट कोरोनरी आर्टरी जो है आपकी डायरेक्टली भी ब्लड सप्लाई करती है और एक ब्रांच भी दे रही होती है। डायरेक्टली वो किस जगहों को सप्लाई करती है, राइट वेंट्रिकल को सप्लाई करती है। कलर चेंज करते हैं हम ब्लड का, इसका, पेंसिल का, ब्लड का पोर्शन। समझ आ रही है बच्चों आप लोगों को, इधर तक क्लियर है? जल्दी से बताओ, क्लियर हो गया? अच्छा जी। अच्छा, अब वो राइट एट्रियम जो है और राइट वेंट्रिकल को सप्लाई करने के लिए राइट कोरोनरी आर्टरी है, और साथ में एसए और एवी नोड्स को भी हमारे पास राइट कोरोनरी आर्टरी सप्लाई करती है। ठीक है। अब अगर हम देखें ना इंफीरियर वॉल एमआई, उसमें आती हैं लीड्स 2, 3 और एवीएफ। ठीक है। अब 2, 3 एवीएफ यानी कि जो इंफीरियर वॉल है ना, उसको उसमें आपकी राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल आ रहे होते हैं। ठीक है, मेनली राइट वेंट्रिकल आता है, और इंफीरियर वॉल की लीड्स होती हैं आपकी 2, 3 और एवीएफ। ठीक है, इंफीरियर वॉल की लीड्स होती हैं 2, 3 और एवीएफ। ठीक है, और इंफीरियर वॉल में आपका मेनली आता है राइट वेंट्रिकल, और राइट वेंट्रिकल को सप्लाई करने वाली आर्टरी कौन सी है, राइट कोरोनरी आर्टरी। तो जब इंफीरियर वॉल की बात आएगी तो आपने कौन सी आर्टरी लगानी है, राइट कोरोनरी आर्टरी लगानी है। ठीक है, ये बात याद रखनी है। इंफीरियर वॉल आर्म में, इंफीरियर वॉल एमआई में 2, 3 एवीएफ लीड्स हैं, और आर्टरी कौन सी लगानी है आपने, राइट कोरोनरी आर्टरी लगानी है। ठीक है, क्योंकि इंफीरियर वॉल मेनली राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल से बनती होती है। क्लियर? ये एमसीक्यूज बहुत आते हैं इस तरह के। फिर आ जाता है आपका पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी आपको सप्लाई करती है राइट वेंट्रिकल को मेनली, और पोस्टीरियर लेफ्ट वेंट्रिकल को, यानी कि लेफ्ट वेंट्रिकल का पोस्टीरियर पार्ट और राइट वेंट्रिकल। ठीक है। अब पोस्टीरियर एमआई में आपके V1 to V4 आ जाता है। ठीक है, V1 to V4 लीड्स पोस्टीरियर एमआई में आपने कौन सी आर्टरी लगानी है, पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, उसमें लीड्स कौन सी आती हैं आपकी, V1 to V4। ठीक हो गया। फिर आ जाता है आपका लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। अब लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी 2 आर्टरीज मेनली दे रही है और एक डायरेक्टली सप्लाई करती है। 2 आर्टरीज कौन सी, लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी और लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी में वो लेटरल लेफ्ट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट एट्रियम को सप्लाई कर रही है। ठीक है, लेटरल साइड ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल और लेफ्ट एट्रियम।
ठीक है, लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स है तो लेटरल साइड को सप्लाई करेगी, लेटरली जाएगी और लेटरली जाके लेफ्ट वेंट्रिकल और लेफ्ट एट्रियम को सप्लाई करेगी और लेटरल एमआई कराएगी, एंटीरो लेटरल एमआई कराएगी। इसमें लीड्स आ जाती हैं 1 AVL V3 to V6। ठीक है, अब अगर आपको कहा जाए कि एंटीरो लेटरल एमआई की आर्टरी कौन सी है, तो एंटीरो लेटरल एमआई की आर्टरी है आपकी लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स। ये बात हो गई। उसके बाद आ जाता है आपका लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। ये आपके मेनली लेफ्ट वेंट्रिकल को, मेनली एंटीरियर लेफ्ट वेंट्रिकल को यही सप्लाई करती है, सेप्टम को भी यही सप्लाई करती है और एपेक्स ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल को भी यही सप्लाई करती है। और ये एंटीरो सेप्टल एमआई इसमें आ जाता है। ठीक है, एंटीरो सेप्टल एमआई इसमें आ जाता है, सेप्टल ब्रांच ऑक्लूजन। अच्छा, इसमें लीड्स कौन सी आ जाती है, V1 to V3। ठीक है, V1 to V3 लीड्स इसमें आ जाती हैं। ये मेन, इसमें ना एग्जैक्ट लीड्स आपने फर्स्ट ईयर स्टेप 1 से देखनी है। ये तो मैं आपको यहाँ से बता रही हूँ ना, एग्जैक्ट लीड्स जो है ना आपने ये एंटीरोलेटरल की और इसकी एंटीरोसेप्टल की आपने वहां से देखनी है, आपने फर्स्ट स्टेप 1 से। ठीक है, उसके बाद जो मेन आर्टरी है वो भी आपके लेफ्ट वेंट्रिकल को सप्लाई कर रही होती है, और इसको ना भी देखें, इन दोनों को आप लोगों ने देख लेना। क्लियर हो गया। फिर अनस्टेबल एंजाइना है, अनस्टेबल एंजाइना में भी यही सिम्टम्स आ रहे होते हैं सारे, और ये सारे मैंने आपको बता दिया, डिज्निया, रेट्रोस्टर्नल पेन। ठीक है, ये किस तरह से हो रहा होता है ये सारा। ईसीजी पे एसटी डिप्रेशन आता है इसमें, और साथ में टी वेव इन्वर्जन भी आती है। नॉन ट्रांसम्यूरल सब एंडोकार्डियल इस्कीमिया होता है इसमें। एथियोस्क्लेरोटिक की कॉम्प्लिकेशंस भी वही सारी हैं जो ऊपर बताई हैं। अब इसको ना जरा सा हम, जो स्टेटिन्स का मैकेनिज्म है ना, वो HMG को ए रिडक्टेस कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर होता है। ठीक है, इसको हम बुक से देखते हैं, बुक्स में भी बहुत लंबा है, टॉपिक बहुत लंबा है बुक्स में भी। मैंने जो है ना इसको पूरा पूरा रीड नहीं करना, जो इम्पोर्टेंट बातें हैं ना बताने वाली वही बतानी है। ठीक है, रिट्रोस्टर्नल पेन के साथ जो है, अगर फूड के साथ एसोसिएटेड है तो वो गर्ड। ये एमसीक्यू आप लोगों ने देखा। अच्छा, आप रिस्क फैक्टर्स देखें। रिस्क फैक्टर्स में डायबिटीज, टोबैको स्मोकिंग, हाइपरटेंशन, डिसलीपी, हाइपरलिपिडीमिया, मैच्योर कोरोनरी आर्टरी डिजीज। ठीक है, और रीनल डिजीज। ये आप लोगों ने एटियोलॉजीज की यहाँ से कर लेनी है। फिर फैमिली हिस्ट्री के साथ भी एसोसिएटेड हो सकता है। हाइपरलिपिडीमिया मैंने आप लोगों को तो सिक्योरिटी सारा बता दिया है। ठीक है, एलिवेटेड एलडीएल होता है इसके अंदर, ये भी मैंने आप लोगों को बताया है। ओके, ये हाँ बेटा जी, ये आपकी है मास्टर द बोर्ड्स। ठीक है, ये अब हम मास्टर द बोर्ड से कवर कर रहे हैं, उसके बाद हम फर्स्ट स्टेप 2 से भी दिखा दूंगी, सेम चीजें हम फर्स्ट स्टेप 2 में भी। ठीक है, ये मास्टर द बोर्ड्स हम आपके कवर कर रहे हैं। लेस रिलायबल बट पॉसिबल रिस्क फैक्टर्स फॉर कोरोनरी आर्टरी, फिजिकल एक्टिविटी का कम होना, अल्कोहल यूज होना, इनसुफिशिएंट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इन द डाइट, इमोशनल स्ट्रेस का होना। ठीक है, और अच्छा जी, एमसीक्यूज जो है ना, इनको भी आप लोगों ने थोड़ा थोड़ा सा देख लेना है। बेसिक चीज जो है वो कॉन्सेप्ट देने वाली चीज होती है, और जो मेन इंपॉर्टेंट समझाने वाली चीजें हैं वो मैं आप लोगों को साथ साथ समझाती जाती हूँ। अनरिलायबल रिस्क फैक्टर्स फॉर द कोरोनरी आर्टरी डिजीज, इसको भी छोड़े, मेन टॉपिक जो है वो नीचे है। टोबैको स्मोकिंग इज अ रिस्क फैक्टर। ठीक है, चेस्ट पेन प्रेजेंटेशन। अब प्रेजेंटेशन कैसे, वही डल स्क्वीजिंग, प्रेशर लाइक पेन। ठीक है, ये मैंने आप लोगों को बताया कि कैसे पेन होता है, नाइफ लाइक पेन नहीं होगा। ठीक है, ये बात याद रखनी है। अच्छा, अब इस्कीमिया पेन ये नहीं होती, इस टाइप ऑफ पेन में ये नहीं होगा। टेंडरनेस नहीं होगी पेन में, पोजिशनल नहीं होगा पेन, और प्लूरिसी नहीं होगी पेन में। ये बात याद रखनी है आप लोगों ने। ठीक है, अब ड्यूरेशन क्या हो सकता है, स्टेबल एंजाइना ग्रेटर देन 2 मिनट्स और लेस देन 10 मिनट्स में के लिए होता है। ठीक है, और प्रोवोकिंग फैक्टर्स फिजिकल एक्टिविटी, कोल्ड, इमोशनल स्ट्रेस के साथ हो सकता है। एसोसिएटेड सिम्टम्स में वही सारे सिम्टम्स जो मैंने आप लोगों को बता दिए, नोजिया, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो, ये सारी चीजें बेटा मैं आपको करवा चुकी। क्वालिटी में चेस्ट टाइटनेस, हैवीनेस, प्रेशर, बर्निंग, एकिंग पेन होता है, लोकेशन सबस्टर्नल होती है। ठीक है बेटा जी,
रेडिएशन बता दी थी मैंने आपको, शोल्डर्स, आर्म्स, टीथ, लोअर जॉ, नेक, ये अब आप लोगों की रिपीटिशन हो रही है। अगर पैथोलॉजी पहले फर्स्ट स्टेप 1 से की हुई हो, उसमें जस्ट ट्रीटमेंट एमटीबी से ऐड कर लें तो सही रहेगा। बेटा एमटीबी जो है उसको पूरा देखो, या एमटीबी पूरी देखो या फर्स्ट स्टेप 2 पूरी देखो, कोई एक बुक पूरी देखो, क्योंकि अंदर अंदर से चीजें कुछ ना कुछ ऐड होती हैं। ठीक है, जैसे ये टेबल है, ये टेबल इंपॉर्टेंट है। कॉजेज ऑफ द चेस्ट पेन, अब कॉजेज ऑफ द चेस्ट पेन ये डिफरेंशिएशन है। चेस्ट वॉल टेंडरनेस है तो वो कोस्टोकॉन्ड्राइटिस है। रेडिएशन टू बैक है तो एओर्टिक डायसेक्शन है। पेन बर्स्ट हो रहा है लाइन पे तो वो पेरिकार्डाइटिस है। एपिगैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट है तो ड्यूडिनल अल्सर है। बैड टेस्ट है तो गर्ड है। स्पूटम है तो निमोनिया है। सडन ऑनसेट है तो प्लूरल एम्बुलस है। ठीक है, अब ये फीचर्स हैं जो नॉन स्पेसिफिक हैं लेकिन होते हैं। नोजिया, फीवर, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, स्वेटिंग, एंजाइटी। ठीक है बेटा, पहले मुझे पढ़ा लें तो क्वेश्चन हम एंड पे करते हैं, पर टॉपिक काफी रहता है, एग्जाम शुरू हो जाएगी। फिर इसमें टेस्ट वो बता रहा है कि कौन कौन से होते हैं। ईसीजी, ईसीजी की फाइंडिंग्स मैंने आपको बता दी। हम ट्रोपोनिन आई वगैरह, ट्रोपोनिन टी वगैरह कराते हैं, स्ट्रेस टेस्टिंग कराते हैं। ये अभी थोड़ा सा ये ओवरव्यू दिया हुआ है, टॉपिक प्रॉपर नीचे शुरू होता है। ठीक है, इसको हम गुजारते हैं। फिर वो कहता है कि अगर एक्सरसाइज टॉलरेंट अगर नहीं कर सकता पेशेंट तो हम क्या कराएंगे। अगर एक्सरसाइज नहीं कर सकता तो फिर हम डाइपिरामिडोल या एडिनोसिन कॉम्बिनेशन करवा सकते हैं, या डोbutamine कॉम्बिनेशन विद इकोकार्डियोग्राफी। ठीक है, उस पेशेंट को हम डाइपिरामिडोल और एडिनोसिन कॉम्बिनेशन देके उसका हम थेलियम टेस्ट कराएंगे, या फिर हम डोbutamine देके उसकी इकोकार्डियोग्राफी कराएंगे। ठीक है, ये बात बस पता होनी चाहिए। कंट्राइंडिकेशंस अगर डोपामिन की क्या है इनको देख लेना है। अगर इडमियाज है पेशेंट को, अगर हाइपरटेंशन है, ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन है और बीटा ब्लोकर्स वो ले रहा है, तो उनकी एंजियोग्राफी कराएंगे पेशेंट की। अच्छा, अब ये देख लें, अगर चेस्ट पेन है कोरोनरी हार्ट डिजीज की, ईसीजी पे उसकी फाइंडिंग्स आ गई हैं, तो इसकी इकोकार्डियोग्राफी पे फाइंडिंग्स आ गई हैं, तो फिर हम उसकी एंजियोग्राफी कराएंगे। ठीक है, एंजियोग्राफी पे अगर 1 या 2 वैसल डिजीज है तो मेडिकल थेरेपी देंगे। अगर मेडिकल थेरेपी में पेन परसिस्ट रहता है तो एंजियोप्लास्टी करा देंगे। अगर 2 वैसल या 3 वैसल डिजीज है, अगर डायबिटिक्स में, ठीक है, तो हम कैबेज करेंगे। लेकिन अगर ईसीजी वो उसकी ईसीजी पे फाइंडिंग्स नहीं है, अगर वो एक्सरसाइज कर सकता है तो एक्सरसाइज कर सकता है तो हम एक्सरसाइज टेस्ट कराएंगे। लेकिन अगर वो एक्सरसाइज नहीं कर सकता तो फिर हम डाइपिरामिडोल थेलियम के साथ या डोबुटामीन इको के साथ करा के एंजियोग्राफी कराएंगे। एंजियोग्राफी में फिर वही, अगर 1 वैसल या 2 वैसल है तो मेडिकल थेरेपी, 3 वैसल है या 2 वैसल डायबिटीज के साथ है तो कैबेज। हॉल्टर मॉनिटरिंग हम करते हैं, कंटिन्यूस एम्बुलेटरी ईसीजी मॉनिटरिंग है, बस इतना बताना चाहिए इसका। ठीक है, एक्सरसाइज टॉलरेंस टेस्टिंग हम कराते हैं। ट्रीटमेंट में हम एस्प्रिन और बीटा ब्लोकर्स हम देते हैं। Ticagrelor is antiplatelet medication added to aspirin. It is an alternative to prasugrel और clopidogrel. ठीक है, ये एक ओवरव्यू है, टॉपिक नीचे है। इसमें से जो चीजें देखने वाली थी वो मैंने आप लोगों को बता दी है, काफी बड़ा है ये। इसमें इसको छोड़ दें, ये नहीं करना, ये टेबल, ये जो लिखा हुआ है। ये टेबल जो है ना इस ट्रीटमेंट का, ये फर्स्ट स्टेप 2 में बड़ा मजे का बना हुआ है, ये वहां से आप लोगों ने देखना। अच्छा, अब लिपिड लोअरिंग मेडिकेशन आप दे कौन कौन से सकते हैं, यहाँ से नाम देखने हैं। स्टेटिन, नियासिन, फैब्रिक एसिड डेरिवेटिव्स, कोलेस्टारामीन और एजिटिमाइड। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स दे सकते हैं आप। ठीक है, यूज कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स इन सीएडी ओनली विद severe asthma, Prinzmatter variant angina, cocaine induced chest pains. Adverse effect of CCB edema, constipation, हार्ड ब्लो। प्रोनेलाजीन दे सकते हैं, रिवेस्कुलाइजेशन कर सकते हैं। रिवेस्कुलेशन हमने कैबेज किस में करनी है, 3 वैसल डिजीज में, लेफ्ट मेन कोरोनरी आर्टरी ओक्लूजन में। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ से आपका वो शुरू हो रहा है टॉपिक मेन, कोरोनरी एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम्स का। अच्छा, अब अगर ईसीजी पे एसटी एलिवेशन है तो आप एसटी एलिवेशन एम आई उसको कहेंगे, लेकिन एसटी एलिवेशन नहीं है तो आप बायोमार्कर्स कराएंगे। बायोमार्कर्स अगर उसके पॉजिटिव आ गए हैं तो नॉन एसटी एलिवेशन एम आई है, अगर उसके बायोमार्कर्स नेगेटिव आए हैं तो अनस्टेबल एंजाइना है। ये इसमें से एमसीक्यू आता होता है। ठीक है, ये देख लेना। कॉन्ट्रेस्ट मशीनरी मार्कर, मर्मर इन विच इन व्हाट वुड बी फाउंड विद अ पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस। अच्छा, 70-year-old woman comes to emergency department with crushing substernal pain for the last hour.
इसका आंसर क्या होगा? ST एलिवेशन इन लीड्स V2 to V4। V2 to V4 है, ठीक है। वर्स्ट पेन में आपका जो है ना, वर्स्ट पेन की ECG में क्या फाइंडिंग्स होगी? V2 to V4। कौन सा MI बनेगा V2 to V4? मोर्टेलिटी V2 to V4 होगा, ठीक है। इन MCQs को आप लोगों ने रीड करना है एक दफा। एस्पिरिन देंगे हम ट्रीटमेंट में, डी आंसर है इसका। MCQ अगर मैं रीड करने बैठी तो ये सुबह यही हो जानी है। एंजियोप्लास्टी करेंगे ट्रीटमेंट में। अच्छा, अब ये देखें, ये टेबल देखिए, ECG तो इमिडिएटली हम करेंगे। मायोग्लोबिन, अब मायोग्लोबिन जो है ये इंपॉर्टेंट है, ये समझें। मायोग्लोबिन जो है वो 1 to 4 आवर्स में आपका आता है और 1 to 2 डेज में आपका चला जाता है, यानी कि सबसे पहले आपका मायोग्लोबिन आएगा। ये MCQ आता है कि सबसे पहले आपका कौन सा राइज होता है, तो सबसे पहले आपका मायोग्लोबिन राइज होता है, ठीक है। सबसे पहले आपका मायोग्लोबिन, उसके बाद आपका कौन सा आता है? उसके बाद ये दोनों इकट्ठे ही आ रहे होते हैं, CKMB और ट्रोपोनिन, ये इकट्ठे ही आ रहे होते हैं 4 to 6 आवर्स। और पहले कौन सा चला जाता है? CKMB पहले चला जाता है, ट्रोपोनिन सबसे एंड पे जाता है, ठीक है। ट्रोपोनिन सबसे एंड पे जाता है। जो आपका मायोग्लोबिन है सबसे पहले आता है, मायोग्लोबिन और CKMB एक साथ ही जा देते हैं, और CKMB और ट्रोपोनिन इकट्ठे आते हैं और ट्रोपोनिन बाद में जाता है, ठीक है। ये बातें याद रखना आपने, सबसे पहले मायोग्लोबिन आता है, सबसे एंड पे ट्रोपोनिन जा रहा है। फिर आप री इन्फॉक्शन करेंगे, CKMB परफॉर्म करेंगे, करेंगे इंटेंसिव केयर यूनिट। म्यूट कर लें बेटा। इंटेंसिव केयर यूनिट आपने क्या करना है? कंटिन्यूस मॉनिटरिंग करनी है, ठीक है। CKMB इज बेटर एट डिटेक्टिंग री इन्फॉक्शन। CKMB शुड बी गोन इन 24 to 48 आवर्स। फिर ट्रीटमेंट आप आ गए। ट्रीटमेंट में आपने क्या देखना है? Clopidogrel is used in combination with aspirin or all acute syndromes, aspirin intolerance such as allergy। ये इंपॉर्टेंट है कि क्लोपिडोग्लर आप कब कब यूज करोगे? अगर एस्पिरिन एलर्जी है, कॉम्बिनेशन में आप यूज कर सकते हैं, और रिसेंट एंजियोप्लास्टी विद स्टेंटिंग। अच्छा, अब ये वाला देख लें कि ये क्या है। क्लोपिडोग्रल इज रियली एसोसिएटेड विद थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पर्परा। फिर अगला क्या है? प्रासुग्रल इज इंडिकेटेड एंटीप्लेटलेट मेडिकेशन दैट हैज इट्स बेस्ट एविडेंस फॉर यूज इन दोस अंडरगोइंग एंजियोप्लास्टी एंड स्टेंटिंग। एंजियोप्लास्टी को स्टेंटिंग में देंगे। टिक्लोपिडिन यूज टू इनहिबिट प्लेटलेट्स इन रेयर पेशेंट हु इज इंटॉलरेंट टू बोथ एस्पिरिन। इसका इनका जो टेबल है ना, फर्स्ट स्टेप में बड़ा मजे का बना, मैं वहां से दिखाता हूँ। एंजियोप्लास्टिक वर्सेस थ्रोम्बोलिटिक्स, ठीक है। एंजियो PCI जो है ना वो सुपीरियर टू थ्रोम्बोलिटिक्स है इन टर्म्स ऑफ सर्वाइवल एंड मोर्टेलिटी बेनिफिट। फ्यूअर हेमरेजिक कॉम्प्लिकेशंस, की हेमरेजिक कॉम्प्लिकेशंस कम है, मोर्टेलिटी कम है, ठीक है। और डेवलपिंग कॉम्प्लिकेशंस जो है ना, MI की, एरिथमियाज वगैरह की, वो भी कम है। अब कॉम्प्लिकेशंस पे आ जाए। पीसीआई की कॉम्प्लिकेशंस क्या है? रप्चर ऑफ कोरोनरी आर्टरी हो सकती है, इससे रिस्टिनोसिस यानी कि थ्रोम्बोसिस दोबारा हो सकता है, हीमाटोमा हो सकता है, और लिबिडो रेटिकुलरिस इसमें हो सकता है, ठीक है। इसका मैंने नीचे ऐड किया हुआ है, लिबिडो रेटिकुलरिस, वो मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है। थ्रोम्बोलिटिक्स की क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है? इसमें मेलिना हो सकता है, रिसेंट सर्जरी विद इन द लास्ट 2 वीक्स, सीवियर हाइपरटेंशन हो सकता है, नॉन हेमरेजिक स्ट्रोक हो सकता है, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद ट्रीटमेंट इंडिकेशंस एंड बेनिफिट्स। एस्पिरिन हमने देना है, बेस्ट इनिशियल थेरेपी यही है इसका, ये आपने याद रखना है, ठीक है। एक मिनट बेटा जी। अच्छा, उसके बाद क्लोपिडोग्रल जो है ना, आपने डोज अंडरगोइंग एंजियोप्लास्टी, मैंने पहले भी बता दिया। बीटा ब्लॉकर्स हमने दे देना है ड्यूरिंग एडमिशन, ठीक है। एस इनहिबिटर्स हमने देना होता है इजेक्शन फ्रैक्शन बिलो 40। स्टैटिन्स हमने दे देने हैं LDL अगर लेस देन 70 है, ठीक है। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हमने दे देने हैं कोकेन इंड्यूस्ड पेन में। इस टेबल को भी आप लोगों ने याद करना है, ठीक है। ST सेगमेंट डिप्रेशन ACS, इसमें ट्रीटमेंट आप लोग याद रखना है। इसमें हमने हेपरिन दे रहे हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स 2B और 3A इनहिबिटर्स दे रहे हैं, IB6 में। तो इसमें बस नेम्स आप लोगों ने याद कर लेने हैं, ठीक है।
अच्छा, अब ये देख लें कि एस्पिरिन हमने स्टेबल एंजाइना में भी देनी है, अनस्टेबल एंजाइना में भी देनी है, एसटी एलिवेशन एमआई में भी देनी है। इस तरह से बीटा ब्लॉकर्स भी तीनों में दे रहे हैं, नाइट्रेट्स भी तीनों में दे रहे हैं। लेकिन जो हेपरिन है ना, वो सिर्फ हम मेनली इसमें दे रहे हैं अनस्टेबल में, और एसटी सेगमेंट एलिवेशन एमआई में भी दे रहे हैं। जो ग्लाइकोप्रोटीन्स 2B और ये है ना, ये सिर्फ और सिर्फ अनस्टेबल एंजाइना में दे रहे हैं। जो थ्रोम्बोलिटिक्स है वो सिर्फ और सिर्फ एसटी एलिवेशन एमआई में दे रहे हैं। और जो एंटीप्लेटलेट ड्रग है वो भी इन दो में दे रहे हैं, अनस्टेबल और एसटी एलिवेशन। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये ट्रीटमेंट वाला ये देखें। एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम में एसटी एलिवेशन एमआई अगर है सिर्फ, तो हम पीसीआई करेंगे। एसटी सेगमेंट एलिवेशन अगर है तो सिर्फ और सिर्फ हम पीसीआई करेंगे। लेकिन अगर नॉन एस्टिवेशन या सिर्फ हम पीसीआई भी कर सकते हैं, थ्रोम्बोलिटिक्स भी दे सकते हैं। ठीक है। लेकिन अगर नॉन एसटी एलिवेशन है तो हम एस्पिरिन, क्लोपिडोग्राल, बीटा ब्लॉकर, स्टैटिन, एंजाइम नाइट्रेज और साथ थ्रोम्बोलिटिक्स और लो मोलिकुलर वेट हेपरिन भी करेंगे। ठीक है, इसको ट्रीटमेंट्स बड़े अच्छे से कर लेने हैं। इस टेबल को भी एक दफा देख लीजिएगा। प्रिवेंशन और इम्प्रूवमेंट ऑफ मोर्टेलिटी का ट्रीटमेंट दिया हुआ है। नाइट्रोग्लिसरीन, एस्पिरिन देनी है, कैल्शियम ब्लॉकर्स, स्टेटिन देने हैं प्रिवेंशन के लिए। फिर कॉम्प्लिकेशंस पे आते हैं। कॉम्प्लिकेशंस में मैंने आप लोगों को ब्रेडिकार्डिया समझा दिया। ठीक है, साइनस ब्रेडिकार्डिया होता है इसमें, थर्ड डिग्री एवी ब्लॉक। अच्छा, अब इसमें थर्ड डिग्री एवी ब्लॉक हो जाता है, यानी कि एट्रिया और वेंट्रिकल जो है अपने अपने अलग अलग घूम रहे हैं, और उसमें कैनन ए वेव्स आ जाते हैं, यानी कि जेवीपी के ऊपर जो है कैनन ए वेव्स आती हैं। मैंने पिक्चर नीचे ऐड की है, वहां से दिखाती हूँ। ठीक है, एट्रिया और वेंट्रिकल आउट ऑफ कोऑर्डिनेशन जाते हैं, उस पर कैनन ए वेव्स आती हैं। ठीक है। उसके बाद आपका आ जाता है टैकीकार्डिया। ठीक है। राइट वेंट्रिकुलर इंफाक्शन हो जाती है। ठीक है, राइट वेंट्रिकुलर इंफेक्शन हो जाती है। इंफीरियर वॉल एमआई होता है, ये भी मैंने आप लोगों को बताया है। कार्फ्री वॉल रप्चर, कार्डियक टेम्परेट बता दिया। वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया हो जाता है, ये भी बताया है मैंने। सेप्टल रप्चर भी बता दिया बेटा जी किस तरह से होता है। इंट्रायोटिक बैलून पंप है। ठीक है, इसको देख लेना एक बार आप लोगों ने। ठीक हो गया। म्यूरल थ्रोम्बस बता दिया। ठीक है, ये सारी आप लोगों की कॉम्प्लिकेशंस आ गए। कैनन ए वेव्स में दिखा देती हूँ नीचे से। फिर ये थेरेपी है, इसमें एस्पिरिन, बीटा ब्लॉकर, स्टैटिन, एस इनहिबिटर्स, स्पाइरोनोलेक्टोन, ये चीजें आ जाती हैं। ठीक है, ये आप लोगों का एमटीबी से कवर हो गया। अब यही सारा कुछ इसके ऊपर है, कुछ भी न्यू नहीं है। बस ये टेबल मैं आप लोगों को बताती हूँ कि ये टेबल्स इसमें से आप लोगों ने देख लेना है। ये टेबल देख लेना है रिस्क फैक्टर्स वाला। ठीक है, एज ग्रेटर देन 65 है, और ये सारी चीजें इसमें से आप लोगों ने देख लेनी है। उसके बाद बस रीड एक दफा करना है। और जो चीजें न्यू हैं थोड़ी सी वो मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। ये देखें, ये ग्राफ, इसी की पिक्चर दिखाती हूँ और ग्राफ दिखाती हूँ। ये देखें, ये मायोग्लोबिन जो है सबसे पहले आ गया। ये जो डोटेड बना हुआ है ना, ये मायोग्लोबिन है, ये सबसे पहले आ गया है। उसके बाद कार्डियक ट्रोपोनिन, आईओटी, ये और CK-MB जो है ये भी इकट्ठे ही आए हुए हैं। ठीक है, सबसे। ठीक है। और ये देखें, कार्डियक ट्रोपोनिन, आईओटी बिल्कुल एंड तक जा रहे हैं। CK-MB जो है वो भी पहले खत्म हो गया है, ग्रीन में जो बना हुआ है CK-MB बना हुआ है, ये भी पहले ही खत्म हो गया। ठीक है, कार्डियक ट्रोपोनिन, आईओटी सबसे एंड तक जा रहा है। ठीक है, यहाँ से भी आप लोगों को ये डिटेल हो जाए। फिर ये ईसीजी देख लें। ईसीजी में आपका एसटी सेगमेंट एलिवेशन हुई है, ये देखिए एसटी सेगमेंट एलिवेशन हुई है यहाँ पे। ये एसटी सेगमेंट एलिवेशन हुई है। ठीक है, ये एसटी सेगमेंट एलिवेशन हुई है। ये एसटी सेगमेंट डिप्रेशन हुई है। ये नीचे भी मैं आप लोगों को इसी चीज दिखाती हूँ। क्लियर हो गया। उसके बाद हम आ जाते हैं, ये फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट एनाल्जेसिक्स देनी है हमने इसमें। ठीक है, फिर हम इसमें ट्रीटमेंट में एंटीप्लेटलेट्स थेरेपी देंगे, एनर्जेटिक्स देंगे, नाइट्रेट्स देंगे। ठीक हो गया। फिर इंटरवेंशन में हम इसमें एंजियोग्राफी करेंगे, पीसीआई करेंगे। ठीक है, ये सारा मैं आप लोगों को ऊपर बता के आ गई हूँ। फिर कॉम्प्लिकेशंस मैंने आपको बता दिए। एरिथमियाज देंगे करेंगे। एरिथमियाज किस तरह से हो सकते हैं। फर्स्ट लाइन, अच्छा देखो, फर्स्ट डे के ऊपर हार्ट फेलियर होगा। फर्स्ट लाइन में आपके एरिथमियाज है, वेंट्रिकुलर फेलियर, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया है। फर्स्ट डे के ऊपर हार्ट फेलियर होगा, ये इंपॉर्टेंट है। फिर 2 to 4 डेज के ऊपर एरिथमियाज और पेरिकार्डाइटिस है। फिर 5 to 10 डेज के ऊपर लेफ्ट वेंट्रिकुलर रप्चर, और ये सारा कुछ है। ठीक है। फिर उसके बाद डिसलिपिडीमियाज, ये भी मैंने आप लोगों को समझा दिया, बस लेवल्स देख लेना एक बार। ठीक है, सारा समझाया है मैंने, ये टेबल देख लेना एक बार। ठीक है, ट्रीटमेंट्स मेनली जो है ना, ट्रीटमेंट का टेबल ये है।
ये अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है बेटा जी, इसमें साइड इफेक्ट्स भी हैं ट्रीटमेंट के। ये टेबल और ये टेबल भी एक दफा देख लेंगे, ठीक है। हाइपरटेंशन आ गया। मैंने पिक्चर दिखा दी आप लोगों को। अच्छा जी, मैं इसी चीज है थोड़ी सी वो दिखा देती हूँ। रोसिस हो गया आप लोगों का, समझ में आ गया बेटा जी लेक्चर। लेक्चर कंप्लीट है तकरीबन आज का। कार्डियक आउटपुट है ये कार्डियक प्लेक्सस है, ये देखें, ये पिक्चर देख लें। ये पेपिलरी मसल्स हैं, ठीक है। ये पेपिलरी मसल्स हैं, ये कोडा टेंडनी है। कोडा टेंडनी लीफलेट्स, और ये पेपिलरी मसल्स हैं, ठीक है। ये ऊपर माइट्रल वेल। ठीक हो गया। लेक्चर समझ में आ गया बेटा जी। ये आप लोगों का बंडल ऑफ हिस्स दिखाया हुआ है, ठीक है। ये एवी नोड है, ये एसए नोड है, और ये लेफ्ट बंडल ब्रांच है। ये बंडल ऑफ हिस्स है, और ये राइट बंडल ब्रांच है, ठीक है। मैं ब्लड सप्लाई की पिक्चर ऐड करना भूल गई हूँ, वो भी एक दफा आप लोग पिक्चर खोल के देख लीजिएगा। ओहो, ये गलती से ऐड हो गई पिक्चर, एक्सक्यूज कीजिएगा। अच्छा अच्छा, मायोकार्डियम की जो है ना, ये लेयर्स होती हैं आगे सब, पेरिकार्डियम, मिड मायोकार्डियम और सब एंडोकार्डियम, ठीक है। ये पिक्चर्स गलती से ऐड हो गई, इसको मैं रिमूव करके फिर आप लोगों को पीडीएफ भेज। अच्छा अच्छा, अब ये एओर्टा का आगे फर्दर से वो होती है, राइट कोरोनरी आर्टरी होती है, फिर लेफ्ट मेन आर्टरी होती है, लेफ्ट आर्टरी डिसेंडिंग होती है, और सर्कमफ्लेक्स आर्टरी होती है, ठीक है। उसकी ब्रांचेस दिखाएंगे। अच्छा, अब ये ईसीजी है। ईसीजी में ये देखें, ये आप लोगों को दिखा रहा है एलिवेशन, ये एलिवेशन दिखाई गया एसटी सेगमेंट। क्लियर है बेटा जी लेक्चर। ये एसटी सेगमेंट एलिवेशन दिखा रहा है, ये 2 mm से ज्यादा एलिवेशन हुई है। लिविडो रेटिकुलरिस है। इसमें क्या होता है कि पर्पलिश स्किन डिस्कलरेशन हो जाती है, कॉमन स्किन फाइंडिंग है, ठीक है। मोटल रेटिकुलरिस वेस्कुलर पैटर्न बन जाता है, इसकी पिक्चर खोल के देख लीजिएगा एकदम। पर्पलिश स्पैज्म ऑफ ब्लड वेसल्स हो जाता है, प्रॉब्लम ऑफ द ब्लड फ्लो नियर द स्किन सरफेस। ये कैनन ए वेव्स हैं, ठीक है। ये ए वेव्स जो है ना वो बड़ी हो जाती हैं, ये देखें, ये ए वेव्स नॉर्मल है। ये ए वेव्स अगर बड़ी बड़ी ए वेव्स आना शुरू हो जाए। एक और भी इसकी पिक्चर ऐड की थी मैंने, अगर वो ऐड हुई है तो। हाँ, ये ए वेव्स जो है, ये देखिए, ये ए वेव्स जो है कंप्लीट एवी ब्लॉक हो जाता है। उसमें ए वेव्स जो है कैनन ए वेव्स आ जाती हैं, बड़ी बड़ी ए वेव्स आ जाती हैं, जेबीबी पे बहुत ज्यादा फील हो रही होती है। चलें, लेक्चर कंप्लीट है, अब मुझे बताएं कोई इशू। अच्छा जी, अब आप लोगों के सवाल हैं कुछ। पिच बुक अगर पैथोलॉजी पहले फर्स्ट ईयर से, ये मैंने आपको जवाब दे दिया था, फिर पैथोलॉजी स्टेप 1 से ना पढ़े। यार पैथोलॉजी फर्स्ट एड तो पढ़नी है बच्चे, फर्स्ट एड तो पढ़नी ही पढ़नी है, वहां से पढ़ के फिर एमटीबी, एमटीबी के बाद फर्स्ट स्टेप 2, तीनों पढ़ोगे। अगर एमटीबी या स्टेप 2 से ही करना है तो नहीं, फर्स्ट स्टेप 1 तो पढ़नी है बेटा जी। बेसिक्स तो करनी है, वहां से कार्डियक प्लेक्सस बता रहे हैं, कार्डियक प्लेक्सस, कार्डियक प्लेक्सस की डिटेल क्या बताऊं मैं, तो एनेटमी है। अच्छा, कुछ और, कोई और मसला जल्दी से बता दो, क्या बनने वाली है। 2 मिनट है, समझ में आया लेक्चर। क्लियर है लेक्चर बच्चों। डॉक्टर लाइबा, डॉक्टर राना, लेक्चर क्लियर है बेटा जी। वेरी गुड, आई होप आपको आप लोगों को इसका फायदा होगा। बाकी अपनी तैयारी शुरू करें, घबराना नहीं है, इंशाल्लाह ताला बेहतर करेंगे आप लोगों के लिए, हमसे जितनी हेल्प हो सकेगी हम लोग भी आप लोगों की हेल्प करेंगे। कि मैं सेशन रखती हूँ इंशाल्लाह, कल टाइम निकालती हूँ, सेशन रखती हूँ। और जो सेशन वाले मेरे बच्चे हैं उनका कल एंडो का टेस्ट होगा इंशाल्लाह। इसके अलावा कोई और मसला।
कोई और बात करनी है आप लोगों ने? चलें फिर ठीक है, ओके जी। आई होप दिस लेक्चर विल बी हेल्पफुल फॉर यू। ओके जी, अल्लाह हाफिज।